हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम लगाएंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का इकोनॉमी का अध्याय 2। इसके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र गाइस, इसका हमने बहुत ही अच्छे से समझाते हुए लेक्चर पार्ट कंप्लीट करवाया था और उसका वीडियो हमने बना करके गाइस अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख लीजिए। यदि आप गाइस वो वीडियो देख के ये वाला वीडियो देखते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर को गाइस प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से सारे क्वेश्चन आंसर आप ऑटोमेटिकली खुद लगाएंगे। और यदि गाइस किसी कारणवश नहीं भी देख पाते हैं आप वो वीडियो, इसे आप एंड तक देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझाने की इसमें भी हम कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लॉन्ग टाइम तक गाइस इन क्वेश्चन आंसर को याद रख पाएँ। सो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कोष्टक में दिए गए सही विकल्पों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको। इस कोष्टक में गए इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, उनकी सहायता से हमको खाली स्थान की पूर्ति करना है। सो गाइस, देखिए क्वेश्चन 1 क्या है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, क्वेश्चन ए है। तो गाइस, सेवा क्षेत्र क्या होता है ये तो हमने आपको क्लियर कर दिया था वीडियो में कि सेवा क्षेत्र उसे कहते हैं गाइस जिसमें किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता है बल्कि उसकी मदद की जाती है। जैसे कि गाइस बैंक का कार्य, ये क्या है, विभिन्न प्रकार की सेवा करना है, नौकरी करना है, एक प्रकार से उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। परिवहन का काम, इसमें कोई चीज़ का निर्माण नहीं होता बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान उसमें मदद की जाती है, तो वो सेवा क्षेत्र होता है। तो गाइस, इसमें रोजगार मिलता है क्या, जिस प्रकार सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है गाइस, उसी प्रकार क्या रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, उसमें वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। तो आंसर राइट क्या होगा गाइस, हुई है या नहीं हुई है वृद्धि। तो गाइस, समान अनुपात में वृद्धि तो नहीं हुई है पर थोड़ी बहुत हुई है। जिस प्रकार सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है उसी प्रकार गाइस रोजगार नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। जैसे कि गाइस परिवहन का काम, जैसे संचार का काम गाइस मोबाइलों ने ले लिया है कि नहीं, तो गाइस डाकघर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तो रोजगार लोगों को कैसे मिलेगा ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं हुई है पर जैसे कि इसे हम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। फिलिंदा ब्लैंक क्षेत्र के श्रमिक को उत्पादन नहीं करते हैं। कौन से श्रमिक ऐसे हैं जो उत्पादन नहीं करते हैं? क्या प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक नहीं करते हैं कि तृतीय क्षेत्र के श्रमिक उत्पादन नहीं करते हैं? तो गाइस, जो तृतीय क्षेत्र है उसमें कोई उत्पादन नहीं होता है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में गाइस कोई उत्पादन नहीं होता है, इसमें ओनली सेवाएं प्रदान करते हैं, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और द्वितीय और प्राथमिक में गाइस उसमें उत्पादन होता है। प्राथमिक में प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा गाइस उत्पादन होता है, जैसे कृषि कार्य। और गाइस द्वितीयक में क्या होता है, उन्हीं जो प्राथमिक वस्तुओं में कृषि से हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसका उद्योगों में भी निर्माण किया जाता है। जैसे गेहूँ बना लिया गया गाइस, गेहूँ हमको कृषि से मिला और गेहूँ से क्या बनाया जाता है, बिस्किट, तो बिस्किट आ जाएगा गाइस द्वितीयक क्षेत्र में। और लोगों तक पहुँचाना ये तृतीय क्षेत्र का कार्य हो जाएगा, ठीक है ना, ये मदद करना एक प्रकार का होता है। देखिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, संगठित क्षेत्र कहेंगे या असंगठित क्षेत्र कहेंगे? तो गाइस देखिए इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, गाइस अधिकांश श्रमिकों को जहाँ पे रोजगार की सुरक्षा प्रदान होती है, रोजगार की सुरक्षा प्रदान मतलब कि गाइस मन मर्जी से आप रोजगार से उनको नहीं निकाल सकते हैं, तो वो संगठित क्षेत्र है कि असंगठित क्षेत्र है? तो गाइस राइट है, संगठित क्षेत्र है। जैसे कि गाइस हम नौकरी कर रहे हैं, कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो वो हमारा संगठित क्षेत्र हो जाएगा। उसे हम गाइस अधिक श्रमिकों को हमको रोजगार की सुरक्षा प्रदान है यहाँ पे कि हमें जब चाहे मन मर्जी से कोई निकाल नहीं सकता है। लेकिन यदि हम प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं गाइस तो वो असंगठित क्षेत्र है, यहाँ पे वहाँ का मालिक हमें कभी भी निकाल सकता है, ठीक है ना, रोजगार की सुरक्षा प्रदान नहीं होती उसमें कि जो हमें रोजगार मिला है कि वो सुरक्षित रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। भारत में फिलिंदा ब्लैंक अनुपात में श्रमिकों के असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो गाइस हम देखते हैं भारत में क्या बड़े अनुपात में असंगठित क्षेत्र के लोग में काम कर रहे हैं कि संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे गाइस असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है गाइस असंगठित क्षेत्र मतलब कि जैसे मजदूरी करना, और संगठित क्षेत्र जो हम देखते हैं सरकारी जॉब पाना, तो बड़े मात्रा में कौन कर रहा है,
तो बड़े मात्रा में भारत में हम देखते हैं असंगठित क्षेत्र, मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है कि नहीं है ना। तो असंगठित क्षेत्र में चाहे जहाँ जिसके यहाँ काम करने लगते हैं और गई इसमें रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है, उनको कभी भी काम से निकाल दिया जाता है, निकाल सकते हैं वो लोग। देखिए आगे देखते हैं, कपास एक फिलिंदा ब्लैंक उत्पाद है जो कपड़ा और फिलिंदा ब्लैंक का उत्पाद करता है। तो गाइस जो कपड़ा है, तो कपड़ा कौन सा उत्पाद है गाइस, सॉरी कपड़ा तो गाइस विनिर्मित उत्पाद है, ध्यान रखना, विनिर्मित मतलब पुनः उत्पादन किया गया है। जिस कैसे आप बोलेंगे कैसे, देखिए आगे हमको कपास मिला, कपास क्या है गाइस, कपास मतलब रुई मिला, जो कि हमें कहाँ से मिला, प्रकृति के द्वारा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकृति से प्राप्त हुआ, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ, इसे प्राथमिक क्षेत्रक भी या प्राकृतिक उत्पाद कहेंगे, ठीक है ना। अभी गाइस जो प्रकृति से हमें रुई प्राप्त हुई है, इसी रुई का क्या करेंगे, कपड़ा बनाएंगे, तो ये कौन सा उत्पाद हो जाएगा गाइस, कपड़ा विनिर्मित उत्पाद हो जाएगा। कौन सा, विनिर्मित उत्पाद। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। विनिर्मित क्यों कहा गया, क्योंकि उसे पुनः निर्माण किया गया है उसका। देखिए आगे देखते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों को गतिविधि फिलिंदा ब्लैंक निर्भर होती है। तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक में गाइस किसे कहते हैं, कृषि को, ठीक है ना। द्वितीयक क्षेत्रक का उदाहरण क्या है गाइस, उद्योग वगैरह। और तृतीयक क्षेत्रक का उदाहरण क्या है गाइस, जैसे व्यवसाय करना, है ना। तो गाइस ये तीनों एक दूसरे से क्या निर्भर हैं या अपने आप में स्वतंत्र है। तो गाइस आप बोलेंगे ये दोनों परस्पर सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप ही सोचिए गाइस, यदि प्राथमिक क्षेत्रक में हमने कब क्या उत्पादन किया गाइस, गेहूं का उत्पादन किया, किसका उत्पादन किया गाइस, गेहूं बनाए, गेहूं से फिर बाद में, अब गेहूं बना तभी हम द्वितीयक क्षेत्रक में जाएंगे ना, गेहूं बना तो फिर क्या कंपनियों वालों ने लिया और उस गेहूं को क्या किया, उन्होंने पुनः निर्माण किया और बिस्किट बनाया, तो द्वितीयक क्षेत्रक। यदि गाइस गेहूं ही उत्पादन ना होता, सोचिए आप, तो क्या ये वाला क्षेत्रक आगे बढ़ पाता, नहीं। तो निर्भर है कि नहीं है। इसके बाद देखिए जब बिस्किट बन गया तो इसको गाइस बेचना जरूरी है, व्यवसाय करना जरूरी है, तो ये तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। उसको परिवहन के द्वारा गैस ले जाना जरूरी है, तो ये तृतीयक क्षेत्र। तो सोचिए आप यहाँ पे बिस्किट ही नहीं बनते तो क्या ये वाला क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र परिवहन की जरूरत पड़ती, क्या नहीं। तो गैस ये एक दूसरे से क्या है, निर्भर है, एक दूसरे से अपने आप में स्वतंत्र नहीं है कि यदि हमारा काम हो गया तो बस हम सॉरी यदि ये वाला काम नहीं करता है ढंग से तो इसका काम नहीं चलेगा, फिर ये नहीं चलेगा तो ये नहीं करेगा, ठीक है। इस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन सेकंड, देखिए सही उत्तर का चयन करना है हमको। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित किया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर किनको गाइस विभाजित किया जाता है, क्या रोजगार की शर्तों को विभाजित किया जाता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में, या आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव को विभाजित किया जाता है, या उद्यमों के स्वामित्व को गाइस में इसको विभाजित किया जाता है, कि या उद्यम को नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा उद्यमों का स्वामित्व। जैसे गाइस निजी प्रॉपर्टी होती है, स्वामित्व क्या होता है, उसकी मालिक, ठीक है ना, निजी भी हो सकती है और सरकारी भी हो सकती है। सार्वजनिक मतलब सबकी भी हो सकती है। जैसे रेलवे क्या है गाइस, रेलवे क्या है, सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मतलब सबकी है। और जबकि गाइस निजी क्षेत्र में जैसे टाटा पावर, टाटा स्टील प्लांट, ये किसका है, निजी का है, ज़्यादा है ना, निजी है, ये किसी एक व्यक्ति का है, ये सबका अधिकार इसमें नहीं है। तो उद्योगों के स्वामित्व को गाइस किसके आधार पर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है गाइस। वो एक वस्तु का किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है, प्रकृति के द्वारा। तो यह उत्पादन की कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी गतिविधि है, किस क्षेत्रक में जाएगा, तो क्या वो प्राथमिक क्षेत्रक में जाएगा। जिसने इस लेक्चर पार्ट देखा हुआ उसे पूरा समझ में आ जाएगा, वो बता सकता है ना आंसर को। द्वितीयक क्षेत्रक में जिसे हम प्राकृतिक चीज़ों से मिलकर के गई इस वस्तु का निर्माण करते हैं वो किस क्षेत्रक में आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यह गाइस तृतीयक क्षेत्रक में आएगा,
या फोर्थ नंबर सूचना क्षेत्रक प्रौद्योगिकी में आएगा। सो गाइस जो इसका राइट आंसर है वो है गाइस प्राथमिक क्षेत्रक में। प्राथमिक क्षेत्रक में गाइस हमने कहा कि जैसे प्रकृति से मिलाकर के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम देखा प्रकृति से चीज़ दी हुई है, जो जैसे कि प्रकृति से चीज़ क्या दी है गाइस, हवा, पानी, है ना। पानी किससे है, मिट्टी, प्रकृति से निर्मित है, और इन्हीं से मिलकर के क्या बनता है, पेड़ पौधे बनते हैं, कृषि करते हैं, इसी को हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस देखिए, किसी वर्ष में उत्पादित फिल द ब्लैंक मूल्य की सकल घरेलू उत्पाद को कहते हैं। किसी एक वर्ष में गाइस उत्पादित सकल घरेलू उत्पाद को कहते हैं कुल। तो गाइस देखिए सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को क्या सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो गाइस किसी एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं के अंतिम मूल्य और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे, या सभी मध्यमवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद करेंगे, या सभी मध्यमवर्ती वस्तुओं के और सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। तो गाइस एक वर्ष में उत्पादित सभी मध्यमवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब कि इसको जीडीपी भी कहा जाता है गाइस, कि हमें एक वर्ष में कितनी इनकम प्राप्त हुई है। तो गाइस यही लिखा है कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को एक वर्ष में उत्पादित सभी क्षेत्रों से जो मध्यमवर्ती और अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य है उसको ही हम क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं सकल घरेलू के पदों में 2013 में गाइस 2014 के बीच तृतीय क्षेत्रों की हिस्सेदारी का परसेंट कितना रहा। ये पूछ रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में कितने परसेंट गाइस हिस्सेदारी रहा इन क्षेत्रकों का। तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी रही, तो 2014-2015 की बात करें तो ये रही गाइस 50 से 60% के बीच इसकी हिस्सेदारी रही। ठीक है ना। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र, जिसमें गाइस कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है उसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि गाइस परिवहन और जैसे वकील की जॉब करना, ये पर नौकरी पेशा है ना, तो उसी को हम तृतीय क्षेत्र, रोजगार है ना, ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। और हाँ इसी को कहेंगे, जो कि द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र की मदद करते हैं तृतीय क्षेत्र वाले लोग। तो गाइस क्वेश्चन 3 देखते हैं। निम्नलिखित का मेल कीजिए। कुछ गाइस कृषि क्षेत्र की समस्याएं दी हुई हैं, कुछ संभावित उपाय दिए हैं। कौन किसके लिए उपाय सही है गाइस, किस समस्या के लिए, इसके हमें गाइस मैच करना है। तो देखिए असिंचित यदि भूमि है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो असिंचित भूमियों के लिए गाइस हम सिंचित करवाएंगे। तो सरकार द्वारा नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए। ये राइट होगा कि नहीं होगा। इसके बाद देखिए सेकेंड है क्या है, फसलों का कम मूल्य मिल रहा है, सहकारी विपणन समितियों की गाइस इसमें स्थापना सही रहेगी। यदि देखिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। कर्जदार यदि कोई कर्ज भार में है गाइस, लेना ही है कोई कारणवश, सरकार कृषि कार्य के लिए कर्ज भी लोग लेते हैं क्योंकि बीज कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो गाइस इसके लिए हमें कहाँ से कर्ज लेना चाहिए, तो देखिए कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध करवाना चाहिए उनको। इसके बाद देखिए मंदी काल या में रोजगार का जब अभाव है गाइस, तो हम उस टाइम पे क्या काम मिल सकता है, तो उस टाइम पे हमें गाइस किसका निर्माण करवाना चाहिए, मंदी काल में गाइस कृषि आधारित मिलों की स्थापना करवा देनी चाहिए। इसके बाद देखिए कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अनाज बेचने की गाइस व्यवस्था है, तो उस समय गाइस हम किसको अनाज बेचना चाहिए, तो उस समय गाइस किसकी वसूली की जानी चाहिए, सरकार द्वारा गाइस खाद्यान्नों की वसूली की जानी चाहिए। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विषम की पहचान करें और बताइए क्यों विषम है। तो इन 4 कोई गाइस इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमको विषम की पहचान बताना है। कई सभी सम होंगे लेकिन एक विषम होगा। देखिए पर्यटन, निर्देशक, धोबी, दर्जी,
कुम्हार। इसमें गाइस विषम की पहचान करके बताना है। तो देखिए पर्यटन और निर्देशक गाइस असंगत लगते हैं। पर्यटन के साथ में निर्देशक गाइस असंगत लगते हैं, क्योंकि गाइस धोबी और दर्जी तो गाइस सब क्या हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। धोबी, दर्जी, कुम्हार ये आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिसमें गाइस धन प्राप्त हो रहा है। जबकि पर्यटन और निर्देशक, जो पर्यटन में जो गाइस निर्देशक होते हैं देने वाले, वो गाइस उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, अनार्थिक क्रिया है, ठीक है ना। तो ये आर्थिक क्रियाएं हैं, ये सभी गाइस हम देख रहे हैं, और जबकि ये क्रियाएं गाइस अनार्थिक क्रियाएं हैं, इसलिए ये अलग हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन खा देखते हैं। शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील। तो गाइस शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील, इस सब में गाइस हम देखें तो शिक्षक है, डॉक्टर है और गाइस वकील है, ये सभी तो गाइस एक से लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन सब्जी विक्रेता गाइस विषय है, एक ऐसा विषय है जिसमें क्योंकि तीनों तृतीय क्षेत्रक में नहीं आते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं गा नंबर। डाकिया, मौची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल, इनमें से गाइस आपको विषम कौन सा लगता है? तो गाइस आप देखेंगे मौची एक विषम हमें प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि गाइस जो मौची है ये निजी क्षेत्र के अनुसार काम कर रहा है, ये खुद का काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो सैनिक हैं वो सबके लिए कार्य करते हैं। पुलिस है गाइस वो सार्वजनिक कार्य है, पुलिस कांस्टेबल सबके लिए कार्य करता है, डाकिया गाइस सबके लिए कार्य करता है। लेकिन हम देख रहे हैं तो मौची क्या है गाइस, एक विषम है, क्योंकि डाकिया, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, जबकि मौची निजी क्षेत्र में आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों को मिलाकर के निम्न आंकड़े जुटाए। तो गाइस एक छात्र है जो कि गाइस शोध करता है, रिसर्च करता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ रिसर्च के अनुसार कुछ आंकड़े गाइस जुटाए। कहाँ के, कौन से शहर के? सूरत शहर में काम करने वाले लोगों के बारे में आंकड़े जुटाया कि कैसे लोग कार्य करते हैं। सो गाइस इसकी तालिका हमने क्वेश्चन की नहीं बनाई है, आपके बुक में दी हुई थी, बल्कि ये बस नहीं दिया हुआ था कि कौन से क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। तो ये हमने भरा हुआ है। तो देखिए कार्य स्थान कहाँ पे था, कार्य स्थान हम लिखा हमने। रोजगार की प्रकृति, कौन सी प्रकृति का आता है ये हमको भरना था, ठीक है ना, इनके भरना था रोजगार की प्रकृति। और श्रमिकों की गाइस प्रतिशत संख्या कितनी थी ये उसमें लिखा हुआ था। तो देखिए सरकार द्वारा गाइस कार्य स्थान क्या है गाइस, सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में गाइस 15 लोग काम करते हैं। तो गाइस ये सरकार है, सरकार के द्वारा गाइस, तो सरकार द्वारा है तो मतलब कि वहाँ पे गाइस उनकी रोजगार की भी सुरक्षा होगी, उनको छुट्टी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो वो पंजीकृत किया गया है, उनका एक रिकॉर्ड है आने का, ठीक है ना। तो गाइस ये कौन से क्षेत्रक में आएगा, तो आप भी भर देंगे गाइस, ये संगठित क्षेत्रक में आएगा। इसके बाद देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछा है कि औपचारिक अधिकार पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय को गाइस, क्लिनिक को खोलना। इसमें 15 लोग काम करते हैं गाइस, ये सूरत शहर में। तो ये कौन से शहर गाइस, कौन से क्षेत्र में आएगा, संगठित कि असंगठित? तो गाइस इसमें हमने देखा कि औपचारिक अधिकार पत्र के द्वारा गाइस कार्य किया जा रहा है। तो सरकार के इच्छा के अनुसार सरकार एक निश्चित गाइस अधिकार पत्र है उसको, तो ये किस क्षेत्र में आएगा, संगठित क्षेत्र में आएगा। इसके बाद देखिए सड़कों पर काम करने वाले लोग निर्माण, जैसे निर्माण कार्य, श्रमिक, घरेलू श्रमिक कार्य करते हैं, वो 20 लोग कार्य करते हैं गाइस। तो ये कौन से क्षेत्र में आएगा, तो सड़कों में कार्य कर रहे हैं गाइस, ये औपचारिक मतलब औपचारिक रूप से नहीं कर रहे हैं, इसे कोई अधिकार पत्र इनको नहीं मिला है। तो ये गाइस किस क्षेत्र में आएंगे, असंगठित क्षेत्र में आएंगे, इसलिए हमने यहाँ असंगठित क्षेत्र भरा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए छोटी कार्यालयों में जो प्राय सरकार द्वारा पंजीकृत गाइस नहीं है, सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, छोटी छोटी कार्यालय बना दी जाती हैं, जैसे गाइस प्राइवेट स्कूल। तो ये कौन से क्षेत्र में आएगा, असंगठित क्षेत्र में। यहाँ पे 50 लोग कार्य करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। संगठित और असंगठित रोजगार, संगठित रोजगार वो होता है गाइस जिसमें कि सरकार की अनुमति से पंजीकृत होते हैं, उनकी गाइस सुरक्षा प्रदान होती है श्रमिकों को, चाहे जब नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन गाइस यदि असंगठित क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो गाइस आपकी कोई वो नहीं होती है, मालिक की मनमर्जी चलती है, जब चाहे छुट्टी दे, जब चाहे ना दे, ये उनको रोजगार की सुरक्षा नहीं मिलती है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के विभाजन में गई उपयुक्तता की व्याख्या करती हैं? तो क्या आपको लगता है कि हमें जो हमने गई आर्थिक गतिविधियों को हमने 3 भागों में लेसन में बांटा हुआ है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में, तो गई इसमें ये विभाजन का इस हमें उपयोगिता है, बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए समाज में हम देखते हैं गई समाज में लोग अपनी अपनी आजीविका को कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करने में लगे हुए हैं। कोई गई वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो कोई वस्तुओं को क्या करता है गई पुनः निर्माण करता है, तो कोई वह निर्माण करके बेचता है, तो कोई अन्य काम भी करता है समाज में। तो गई इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को गई आर्थिक क्रियाओं को तभी गई समझा जा सकता है जब उन्हें गई वर्गीकृत किया जाए। जैसे गई कोई निर्माण कर रहा है, कोई विनिर्माण कर रहा है और कोई उन वस्तुओं को बेच रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा गई कि हमें यदि हम अच्छी तरह से गई इनके कार्यों को हम समझते हैं तो इनको विभाजन कर लें तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे हम तृतीय क्षेत्र बोल देते हैं एक शब्द, तो आप सभी लोग समझ जाते हैं कि तृतीय क्षेत्र में गई इसमें निर्माण नहीं किया जाता। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति आ रहा है तो कोई नौकरी कर रहा है या मजदूरी है या कई परिवहन में कार्य कर रहा होगा या संचार सेवाएं होगी। और यदि हम बोल देते हैं गई कि वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो लोग किस में कार्य कर रहे होंगे, वो खेतीबाड़ी कर रहे होंगे, कृषि कार्य कर रहे होंगे। प्राकृतिक संसाधनों से वस्तुओं का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र का आएगा। आई होप तो इससे कहीं समझने में हमें आसान होता है। तो गई यही लिखा है कि आर्थिक क्रियाओं को तभी समझा जा सकता है जब हम ऐसे बांट लेते हैं, जब उन्हें वर्गों में विभाजित किया जाए। इसलिए इन क्रियाओं को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक में गई उन्हें समझने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक क्षेत्रक में गई केवल वे क्रियाएं शामिल होती हैं जो गई प्राकृतिक क्रियाओं करके ही की जा सकती हैं, जैसे कृषि कार्य करना, पशुपालन। तो गई प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं आती हैं जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो आप समझ जाइए कि प्रकृति के द्वारा उत्पादन किया जाए तो प्राथमिक क्रिया। इसके बाद गई से हमने द्वितीयक क्षेत्र देखा। तो द्वितीयक क्षेत्रक में क्या होता है, तो हमने ये समझ लिया गया कि प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीय क्षेत्रक में क्यों बांटा गया। इसी गई हम देखते हैं कि समाज में बहुत तरह के कार्य होते हैं और उन्हें समझने के लिए गई आर्थिक क्रियाओं को समझने के लिए हमने इसको 3 क्षेत्रों में बांटा है। तो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या किया जाता है गई से ये प्रकृति के द्वारा गई प्राकृतिक क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कृषि कार्य, पशुपालन का इस दूध उत्पादन करना, ये प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा क्योंकि पशु भी प्रकृति के दिए हुए हैं। ये और गैस डेली मिल्क, जो डेली वगैरह हैं गैस, तो उसको हम यहाँ पे गैस मिल्क वो हैं सेंटर गैस जिसमें हम देखते हैं पनीर का उत्पादन किया जाता है, तो उसे द्वितीय क्षेत्रक में रखेंगे, है ना। तो प्राथमिक क्षेत्रक में जो चीज़ें उत्पन्न हो गई हैं गैस, उसको गैस पुनः निर्माण करना, उसको द्वितीय क्षेत्रक कहेंगे। यही लिखा है द्वितीय क्षेत्रक में। देखिए वे सभी क्रियाएं आती हैं द्वितीय क्षेत्रक में जो प्राथमिक संसाधनों का प्रयोग करके, अभी हमने देखा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके बनाई गई चीज़ों को प्राथमिक क्रिया। और गैस यदि हम अब इसके बाद ये जो प्राथमिक क्रियाएं जो हो गई हैं, इसके बाद प्राथमिक संसाधनों से जो चीज़ें मिली हैं हमको, कृषि कार्य से जो चीज़ें मिली हैं, तो उनसे गैस वस्तुओं का निर्माण करती हैं, तो उसको हम द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं। जैसे गैस गन्ने का निर्माण करना, तो गन्ना तो हमने गन्ने से गई चीनी बनाना, गन्ना किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्रक में, और चीनी किससे आएगी, द्वितीय क्षेत्रक में, क्योंकि हमने प्राथमिक क्षेत्रक गन्ने से लिया, गन्ने से हमें क्या, प्राथमिक क्षेत्रक से हमें क्या मिला गैस, गन्ना मिला, और गन्ना से हमने क्या बना दी, चीनी बना दी, पुनः निर्माण कर दिया। तो ये क्या है, चीनी बनाना द्वितीय क्षेत्रक है। अब गैस द्वितीय क्षेत्रक हो गया। अब द्वितीय क्षेत्रक के गैस आता है तृतीय क्षेत्रक में। इसमें गैस किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि जो हमें चीनी मिली है गैस उसको बेचना भी तो पड़ेगा, तो इसमें परिवहन की ज़रूरत होती है।
गैस इसके संचार कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होगी, हम किसी से बताएंगे तभी वो खरीदेगा। तो इसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्रक। देखिए तृतीयक क्षेत्रक में यही लिखा है, किसी वस्तु का निर्माण गैस इसमें नहीं किया जाता, केवल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे बैंकिंग, परिवहन, संचार सेवाएं आदि गैस महत्वपूर्ण अन्य दोनों प्रकार की क्रिया विकास गैस इन्हीं पर निर्भर है। जो हमने देखा गैस जो तृतीयक क्षेत्रक है, जैसे गैस परिवहन की व्यवस्था करवाना, तो गैस प्राथमिक क्रियाओं के लिए भी परिवहन लगता है, जैसे कीटनाशकों के लिए, या फसल उत्पादन हो गई है गैस तो उनको बेचना है ना। और गैस द्वितीय उत्पादन में भी परिवहन की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने देखा कि कोई फैक्ट्री से माल बन गया है तो उनको बेचना है तो परिवहन की ज़रूरत होगी, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी। तो ये हुआ गैस तृतीयक क्षेत्रक। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। हमने क्या देखा गैस कि कई समाज में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, कोई उत्पादन होता है, कोई बेचता है, चीज़ों को बेचता है, कोई विनिर्माण करता है, और इन सब की क्रियाओं को समझने के लिए इसको गैस 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में कृषि से संबंधित हम लिख देंगे। दूसरा द्वितीयक में गैस इसमें जो हमने प्राथमिक चीज़ों से जो वस्तु बनी है उसे हम द्वितीयक क्षेत्रक में ले जाएंगे, उसका विनिर्माण करेंगे। इसके बाद देखिए ये द्वितीयक क्षेत्रक से जो चीज़ें मिली हैं उसके तृतीयक क्षेत्रक में क्या किया जाता है, उसको गैस सेवाएं प्रदान की जाती हैं और बेचा जाता है। सो गैस देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस अध्याय में आय प्रत्येक क्षेत्रक को गैस रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए। कि हम देखते हैं जो क्षेत्रक है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तो वो कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, और हम देखते हैं उससे सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हो रही है। इन क्षेत्रों से क्यों जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ना चाहिए गाइस, तो इसका कारण क्या है, इस पर केंद्रित क्यों करना चाहिए, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर। तो गाइस हम देखते हैं इस अध्याय में आय प्रत्येक क्षेत्र को गैस रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों गैस रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक विकास के लिए गैस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? रोजगार, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल रहा है तो ज़्यादा से लोग आर्थिक विकास होगा उनका, मतलब कि आर्थिक रोजगार मिलेगा, करेंगे, खाएंगे, है ना, अच्छे से रहेंगे, उनकी आर्थिक विकास ज़्यादा होगा। और गैस सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित किया जाता है, मतलब कि हमारे देश में आय कितनी बढ़ रही है, कितनी नहीं बढ़ रही है, किस क्षेत्र का कितना योगदान है, कितना, किसे हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र कितना रोजगार दे रहा है, कितने लोगों को नहीं दे रहा है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है गैस? कृषि ऐसी वगैरह। द्वितीय क्षेत्र कितना देता है, उद्योगों में कितना रोजगार मिलता है, उससे हमें आय कितनी मिलती है, हम ये भी देखते हैं। इसके बाद देखिए या हम देखें तो और आय वगैरह है ना, और तृतीय क्षेत्र में गैस कितना रोजगार दे रहा है, और सकल घरेलू उत्पाद मतलब एक वर्ष में उससे आय क्या कितनी प्राप्त हो रही है। तो हम ये सब प्रत्येक क्षेत्र को गैस किससे देखते हैं, जोड़ करके हम क्यों केंद्रित करते हैं रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद से, क्योंकि ये सभी यदि रोजगार अच्छा है गैस तो कुछ ना कुछ का निर्माण तो हो रहा होगा और हमारे देश का विकास होगा, हमारे देश का वही सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि इसका महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश के विकास के लिए। प्रत्येक रोजगार और सकल घरेलू से हम प्रत्येक क्षेत्र को जोड़ के देखते हैं। तीनों क्षेत्रों को सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में गैस महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे तीनों क्षेत्रों की बात की, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है ना। और समय समय के साथ साथ गैस तीनों क्षेत्रों को ने महत्वपूर्ण योगदान में वृद्धि हुई है, तीनों क्षेत्रों में गैस वृद्धि हुई है टाइम के साथ साथ हम देखते हैं। परंतु सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान रहा है जो गैस सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं में गैस हम देखें तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, तो वो है गैस तृतीय क्षेत्र पे। तृतीय क्षेत्र क्या है गैस, जैसे होटल वगैरह हैं, यदि कहीं पर्यटन बना दिया जाता है, पर्यटन में लोग घूमने आते हैं, पैसे देते हैं, है ना, देखते हैं वहाँ पे, तो गैस उससे भी बहुत ज़्यादा आय होती है, ये गैस तृतीय क्षेत्र में जाता है। तो सबसे ज़्यादा गैस योगदान किसका रहा है अभी, तो हम देखें तो वो रहा है गैस तृतीय क्षेत्र का। जैसे गैस परिवहन, जैसे ये इसलिए रहा है गैस, आप ही सोचिए कि यदि हम कृषि कार्य भी करवाते हैं तो उसके लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ती है, वाहनों की ज़रूरत पड़ती है, कीटनाशक के लिए,
लाने ले जा अनाज को लाने ले जाने के लिए। तो गैस यदि हम प्राथमिक क्षेत्रक में वृद्धि करते हैं तो इसमें भी वृद्धि हो जाती है ऑटोमेटिक। द्वितीय क्षेत्रक में यदि हम वृद्धि करें तो इसमें वृद्धि होगी। जैसे उद्योग धंधे चल रहे हैं तो उसके लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? उसके लिए गैस बेचने के लिए, चीज़ों को बेचने के लिए भी तृतीय क्षेत्रक की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? उसको यदि हम बेचते हैं तो संचार की ज़रूरत पड़ती है। संचार किस में आता है? तृतीय क्षेत्रक में आता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए और यदि हम होटलों का निर्माण करते हैं तो ये तो तृतीय क्षेत्रक में आता ही है। तो गैस इससे भी इसलिए हम देखते हैं कि सभी से ज़्यादा योगदान किसका है? सकल घरेलू उत्पाद में। सकल घरेलू उत्पाद मतलब एक वर्ष में हमारे देश में जो उत्पादन हुआ है वो सबसे ज़्यादा गैस आय प्राप्त हुई है वो तृतीय क्षेत्रक रहा है। हम जानते हैं गैस कि रोजगार सभी क्षेत्रों में बढ़ा है। हम देख रहे हैं गैस प्राथमिक हो, द्वितीय हो, तृतीयक हो, सभी क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि हुई है। किंतु अभी भी भारत की लगभग जनता हम देखें गैस तो 60% मतलब आधी से ज़्यादा जनता प्राथमिक क्षेत्रक में लगी हुई है। प्राथमिक क्षेत्र और रोजगार हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कौन दे रहा है? अभी भी तो कृषि दे रही है। और गैस उसमें हम देखते हैं जब और आय किससे प्राप्त हो रही है? ज़्यादा तृतीय क्षेत्रक से। तो सोचिए गैस इसमें बहुत से लोग ऐसे ही लगे रहते हैं। तो 60% जनता प्राथमिक क्षेत्रक में लगी हुई है। यह सारी जानकारी हमें गैस तभी मिल पाती है जब हमको उनका सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार के क्षेत्र का मूल्यांकन करते हैं कि गैस कितनी % जनता कहाँ पर लगी हुई है और क्यों लगी है। क्योंकि उनके पास काम नहीं है तो उसी में लगी रहती है, वो दूसरा काम नहीं देखती है, तृतीय क्षेत्रक में वृद्धि करना नहीं देखती है ना। इसके अतिरिक्त हम देखें तो प्रत्येक क्षेत्रक गैस सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार से जुड़कर कई लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। जैसे गैस हमें पता चल जाए कि कौन क्षेत्रक रोजगार ज़्यादा दे रहा है लोगों को, कौन क्षेत्र से गैस हमें उत्पादन में गैस आय प्राप्त ज़्यादा हो रही है, तो हम बहुत से कार्य कर सकते हैं। जैसे गैस गरीबी निवारण कर सकते हैं। गरीबी निवारण जैसे हमें पता चल जाएगा इसकी तृतीय क्षेत्रक से हम लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल रहा है और ज़्यादा गैस सही हो रहा है। ज़्यादा रोजगार के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, हमारे देश की आय बढ़ रही है। तो गैस गरीबी निवारण की जा सकती है उसको बढ़ा करके। आधुनिक तकनीकी का विकास तथा आर्थिक क्षेत्र में गैस असमानताओं को भी कम किया जा सकता है कि एक कोई बड़ा है, कोई बिल्कुल छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो ये सब की गैस यदि हमें पता चल जाता है कि कौन क्षेत्र का कितना रोल है तो इससे हम क्या कर सकते हैं? विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको यह लेसन क्लियर हो गया होगा। तो गैस क्वेश्चन ये था कि रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद से सभी क्षेत्रों को क्यों देखा जाता है, क्यों ऐसा करना चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद से जोड़कर क्यों देखना चाहिए? तो गैस इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हमें इससे यदि पता चल जाता है कि गैस किसका कितना रोल ज़्यादा है। प्राथमिक क्षेत्र का गैस रोजगार ज़्यादा दे रहा है, लोगों को भरपूर कर रहा है कि और हमारे देश में आय किससे ज़्यादा हो रही है तो हम उसी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, है ना। और गैस इसमें असमानताएं भी दूर हो जाएंगी। गैस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जीविका के लिए काम करने वाले आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की गैस लंबी सूची बनाइए। आप किस तरीके के वर्गीकरण कर सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो गैस हमें ये करना है इस क्वेश्चन में कि हमारे आसपास बहुत से लोग रह रहे हैं गैस, तो उनके वयस्कों की सूची बनाना है और वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं उनको वर्गीकरण करना है। तो गैस देखिए उत्तर इसका देखते हैं अपन। गैस एक तो जीविका के लिए काम करने वाले आसपास के वयस्कों को हम निम्न आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो गैस वो कार्यों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। किसके आधार पर गैस? कार्यों की प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे और रोजगार के आधार पर कि वो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तो क्या वो नौकरी पेशा हैं या ऐसे ही श्रमिक हैं, मतलब संगठित क्षेत्र में आ रहे हैं कि असंगठित में। इसके बाद उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर या उनका कोई दुकान है तो उद्योगों का स्वामित्व का सरकारी है या निजी है, किस आधार पर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनके आधार पर बांट सकते हैं। इसके बाद देखिए कार्यों की प्रकृति को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन? एक है गैस 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 कार्यों की प्रकृति को गैस 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि एक है गैस प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक में। कुछ लोग गैस प्राथमिक क्षेत्रक में वो लोग आते हैं जिसमें कि गैस कृषि कार्य करते हैं, जो
जो प्रकृति से चीज़ें को उत्पन्न करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से। दूसरा जो कृषि से चीज़ें प्राप्त हुई हैं जैसे गेहूँ, तो उसको गाइस हम उद्योगों में चीनी का जैसे कि बिस्किट बनाना, तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। इसके बाद देखिए तृतीयक क्षेत्र में कौन आएगा, अब जो चीज़ें बन गई हैं इसमें उनको गाइस बेचना, संचार की व्यवस्था करवाना, परिवहन की व्यवस्था करवाना, ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। इसके बाद देखिए ये रोजगार की प्रकृति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है गाइस संगठित क्षेत्रक और एक होता है असंगठित क्षेत्रक। रोजगार दो प्रकार से लोग रोजगार करते हैं, प्रदान करते हैं। संगठित क्षेत्रक में गाइस निश्चित टाइम होता है, निश्चित अवधि होती है, वेतन भत्ता अच्छा मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्रक में गाइस ये श्रमिक जो सड़क पर कार्य करते रहते हैं, तो असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आएंगे, जिसमें ना तो कोई टाइम होता है, ओवर टाइम भी करवा लिया जाता है, उनको अच्छा वेतन भी नहीं दिया जाता है, रोजगार की सुरक्षा नहीं मिलती है। इसके बाद देखिए उद्योगों के स्वामित्व को दो भागों में बांट सकते हैं। एक सार्वजनिक उद्योग होते हैं और एक निजी, है ना। तो एक प्राइवेट होते हैं और कुछ सरकारी होते हैं, तो दो भागों में बांट सकते हैं। और इन्हीं के आधार पर हम अपने आंसर की व्याख्या करेंगे। हमको कोई भी इंसान मिले, इस आधार पर यदि वो रोजगार कार्य कर रहा है तो वो संगठित में है कि असंगठित में। ये कोई उद्योगपति है तो गाइस वो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योगपति है या निजी। और यदि कोई गाइस कार्य कर रहा है खुद का, तो क्या वो प्राथमिक क्षेत्र का कार्य कर रहा है कि द्वितीयक की तृतीयक, इस आधार पर हम बांट सकते हैं। तो देखिए गाइस कार्य की प्रकृति के आधार पर बांटे तो हमने बताया था तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है प्राथमिक, द्वितीयक और एक आगे है तृतीयक, ठीक है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं गाइस, वे सभी क्रियाएं आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग की जाती हैं और उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधनों से प्रयोग करके कार्यों के प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, जो प्राकृतिक संसाधनों से, मतलब जैसे मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, उसी से मिला करके हम गेहूं की उपज कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा गाइस, प्राथमिक क्षेत्र में। इसके बाद जो प्राथमिक क्षेत्र में जो क्रियाएं हो चुकी हैं गाइस, तो वह द्वितीय क्षेत्र में बाद में उसका विनिर्माण किया जाता है। देखिए द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो कुछ लोग द्वितीय क्षेत्र में लगे होते हैं। इस क्षेत्र में गाइस प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न गाइस उत्पादों का प्रयोग करके विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मतलब फिर से एक बार निर्माण हो चुका है, गेहूं तो हमें प्राप्त हुआ है कृषि से, प्राथमिक क्षेत्र से, लेकिन हम उसका बिस्किट बना देंगे तो ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा, विनिर्माण करना, ठीक है ना। देखिए तीसरा है तृतीय क्षेत्र में क्या आता है गाइस, कार्यों के आधार पर कोई हम देखते हैं कि क्या कर रहा है गैस, चीज़ों का आदान। इस क्षेत्र में गैस किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता है, इसमें बल्कि सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि गैस बीमा, रेलवे, संचार, परिवहन, ये सब क्या है, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो इसमें गैस रेलवे में कोई चीज़ का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि मदद के लिए होता है, प्राथमिक और द्वितीयक की। माना कि हमने गल्ला की उपज कर ली और गैस बेचने के लिए दूसरी जगह ले जाना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, परिवहन, तो उसने मदद कर दी। इसके बाद पता चला हमने उद्योगों में बहुत सामान गैस बना लिया है, निर्माण कर लिया है, तो उसका गैस संचार करके लोगों तक पहुंचाना, परिवहन का कार्य करना, जैसे रेलवे के माध्यम से, किसी माध्यम से कच्चा माल लाना, तो ये मदद करता है एक प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक। अब गैस देखते हैं हम रोजगार के आधार पर इनका गैस वर्गीकरण, इनको दो भाग, रोजगार के आधार पर अभी हमने कार्यों के आधार पर देखा था, तो रोजगार के आधार पर हमने बताया था गैस एक तो होता है संगठित क्षेत्र और एक होता है असंगठित क्षेत्र। कुछ लोग रोजगार तो कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कोई संगठित क्षेत्र में आएंगे और कुछ असंगठित क्षेत्र में। तो देखिए संगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो संगठित क्षेत्र में जिनमें रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा सरकारी नियमों का मानना पड़ता है, मतलब निश्चित समय होता है गैस, उनको रोजगार की सुरक्षा प्रदान होती है और सरकारी नियमों के अनुसार पंजीकृत किया जाता है। असंगठित क्षेत्र की बात करें तो गैस वे क्षेत्र आते हैं जिसमें सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है, इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिसमें रोजगार की ना ही अवधि नियमित होती है और ना ही गैस आदि नियम वगैरह को सरकार बनाती है। इनका गैस उपनियम आदि सुनिश्चित होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें गैस ज़्यादातर लोगों का शोषण होता है असंगठित क्षेत्र में, और ज़्यादा लोग इसी में कार्य करते होते हैं क्योंकि सरकार सबको नौकरी नहीं देती है गैस, असंगठित क्षेत्र में लोग कार्य करते रहते हैं। इसके बाद देखिए उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर हम गैस इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है गैस निजी और एक होता है
क्या सार्वजनिक, ठीक है ना। तो इस आधार पर गई औद्योगिक इकाइयां का स्वामित्व होता है। इस प्रकार का वर्गीकरण एक निजी के आधार पर और एक सार्वजनिक आधार पर, एक निजी आधार पर उद्योगों में किया जाता है। उपरोक्त आधार पर हम अपने आसपास के लोगों को गैस बांट सकते हैं, निजी और एक छात्र। अब हमारे आसपास लोग कुछ भी करते होंगे तो हम बता देंगे कि उनको गैस कौन से क्षेत्रक में आएगा। तो देखिए इसकी सूची हम बना लेते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास में कौन है, एक किसान है, तो हम किस क्षेत्र में रखेंगे उसको, प्राथमिक क्षेत्रक में कार्य करता है। हम बोलेंगे वो प्राथमिक क्षेत्रक, क्योंकि हम देखते हैं वो प्रकृति से प्रदान चीजों से वस्तुओं का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। इसके बाद एक कई कौन है, सरकारी स्कूल का अध्यापक है एक व्यक्ति, तो वो किस क्षेत्र में आएगा, तो हम बांट सकते हैं गैस इसको तृतीयक क्षेत्रक में आएगा, ठीक है ना। वो कहीं सहायता कर रहा है, कोई चीज का निर्माण नहीं कर रहा है। इसको हम और रोजगार का कौन सा प्रकार है, ये रोजगार भी प्राप्त कर रहा है एक प्रकार से, तो संगठित प्रावधान है। और गैस इसका स्वामित्व किस पर निर्भर है, क्या ये निजी स्कूल है या सार्वजनिक, तो गैस सरकारी स्कूल का अध्यापक है तो वो सार्वजनिक है। तो हम इन आधार पर बांट सकते हैं। देखिए इसमें कार्यों की भी प्रकृति आ गई, कार्य की प्रकृति भी आ गई, इसमें गई से हम देखते हैं क्षेत्रक भी आ गया, इसके में गई हम देख रहे हैं रोजगार का प्रकार भी आ गया और स्वामित्व भी आ गया। तीनों प्रकार से हम बांट सकते हैं। इसके बाद देखिए कोई गई हमारे यहाँ क्या है, धोबी है, दर्जी है, वकील है, तो देखिए ये सब किस में आएंगे, तृतीयक क्षेत्रक में आएंगे। डाकिया है, ये कौन से क्षेत्रक में आएंगे, कार्य के तृतीयक क्षेत्रक में। कौन सा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो हम देखें तो वकील कौन सा प्रदान कर रहा है, संगठित, क्योंकि ये सरकारी होता है वकील, है ना। इसको बुखार आ जाती है तो इनको पैसा मिलेगा, भले ड्यूटी करे या ना करे। लेकिन यदि हमारे गए से श्रमिक लोग हैं, उनको बुखार आ जाती है तो उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, वो जाएगा तो ही पैसा मिलेगा। और गई से सार्वजनिक क्षेत्रक में आएगा, क्योंकि वकील गई सबके होता है, एक का नहीं होता है, ठीक है ना, जो केस लड़ता है। इसके बाद देखिए जो धोबी है गई, तो धोबी किस में आएगा, असंगठित क्षेत्रक में आएगा, क्योंकि हम देखते हैं वो गई उसकी कोई नौकरी नहीं लगी है, उसको गई निश्चित टाइम नहीं दिया जाता, उसको ओवर टाइम भी करना पड़ता है, किसी दिन ज़्यादा भी गई काम करना पड़ सकता है, ज़्यादा कपड़े धोना पड़ सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा कपड़े के पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। यह गई निजी इसका काम है, इसका गई सार्वजनिक काम नहीं है, ये निजी क्षेत्रक में आएगा, है ना। तो जब चाहेगा जब जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं जाएगा। और गई निजी क्षेत्रक में ये भी होता है कि उनको कभी भी इनको सुरक्षा प्रदान नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए डाकिया, डाकिया किस में आएगा, तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। और डाकिया किसके होते हैं गए, डाकिया डाकू नहीं समझ लेना आप, यहाँ पे डाकिया का अर्थ है गए इसकी जो पुराने समय में फ़ोन मोबाइल तो चलते नहीं थे, तो संदेशों को ले जाना होता था, ठीक है ना, सबको पहुंचाना होता था, तो सबको पहुंचाएंगे तो सार्वजनिक क्षेत्रक में आएगा। और ये सरकारी है गई, तो इसलिए संगठित क्षेत्रक में आएगा। अभी भी इनका काम गई चलता रहता है, फॉर्म वॉर्म को ले जाना, वो करना। अभी तो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट इसका सहारा बनते जा रहा है। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन 9 क्या है, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है, कैसे है गाइस, व्याख्या करिए, सो उदाहरण व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है जो तृतीयक क्षेत्रक है वो अन्य क्षेत्रक मतलब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक से कैसे अलग है, इसका उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। देखिए प्राथमिक क्षेत्रक किस प्रकार अलग है, तो हम लिख सकते हैं गाइस कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में हम देखते हैं, द्वितीय क्षेत्रक में किसी न किसी वस्तु का गैस उत्पादन किया जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्रक में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, अनाज का किया जाता है ना, कृषि आती है। और द्वितीय क्षेत्रक में हम देखते हैं गैस की कुछ नहीं तो उद्योगों में ये जो हमें गेहूं प्राप्त हुआ है उससे बिस्किट बनाया जाता है, तो उसका किया जाता है निर्माण। लेकिन तो देखिए इसमें यही लिखा है इन क्षेत्रों में निर्माण किया जाता है, जबकि जो तृतीयक क्षेत्रक है गाइस उसमें कोई उत्पादन नहीं किया जाता है। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, इसमें उत्पादन नहीं किया जाता है, जबकि उनमें किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं गैस की तृतीय क्षेत्र की गतिविधि जितनी भी हैं गैस वो कहीं ना कहीं तृतीय क्षेत्र की गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक की क्या करती हैं, विकास में मदद करती हैं। ये स्वयं उत्पादन नहीं करती हैं, लेकिन प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक जो उत्पादन करते हैं उनका विकास में मदद करती हैं। जैसे कि गैस आपने देखा कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं को गैस ट्रकों में गैस उत्पादित वस्तुओं को
ट्रकों और ट्रेनों के द्वारा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, बाजार में बेचना आदि तृतीय क्षेत्रक के द्वारा किया जाता है। तो ये मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तृतीय क्षेत्रक का क्या रोल होता है गैस? तृतीय क्षेत्रक का रोल होता है परिवहन करना, बेचना, है ना, तो संचार करना, तो ये सब तृतीय क्षेत्रक में आता है। तो ये तृतीय क्षेत्रक कहीं ना कहीं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रक की क्रियाएं। और गैस देखिए टेलीफोन है, बीमा कंपनी की आवश्यकता होती है गैस इन सब चीज़ों में, प्राथमिक क्षेत्र को या द्वितीय क्षेत्र को, ठीक है ना, कंपनियों की आवश्यकता होती है। तो ये सभी गैस तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। इस प्रकार तृतीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग गैस प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि तृतीय क्षेत्र का गैस द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक से किस प्रकार भिन्न है, अलग है। तो हमने एक देखा गैस, ये किसी वस्तु का निर्माण नहीं करता है, जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक निर्माण करते हैं, लेकिन तृतीय क्षेत्र क्या करता है, निर्माण नहीं करता है, सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट क्या देखा गया इसकी, जैसे कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उनके विकास में क्या करता है तृतीय क्षेत्रक, उनकी मदद करता है। कैसे मदद करता है? जैसे उत्पादित माल है तो उसको ट्रकों ट्रेनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, उसको बाजार में बेचना, ये तृतीय क्षेत्र का रोल होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार जैसे बीमा कंपनी की आवश्यकता होती है इन क्षेत्रों के लिए, प्राथमिक द्वितीय के लिए, तो उनके लिए कार्य करता है। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन 10 क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए चलते हैं आगे। सो गाइस प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जिसका अभिप्राय है गाइस ऐसी परिस्थिति से जिसमें लोग गाइस प्रत्यक्ष रूप से तो काम में लगे हुए दे रहे हैं कि काम करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु गाइस वास्तव में उनकी उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है। अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो भी उनको उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में ऐसे गाइस गांव में हम देखते हैं, ग्रामीण इलाके में, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी समझ में आ गई गाइस। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है जिसमें गाइस ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई देते हैं, किंतु उनकी उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है। वो वहाँ काम ना भी करें तो उनका काम चलता रहेगा। जिस प्रकार आपने कृषि में देखा गाइस कि यहाँ आगे पहले 2 लोग काम कर लेते थे जैसे 2 एकड़ की भूमि पर, लेकिन गाइस उनके 4 बच्चे हो जाते हैं, तो अब चारों कहाँ जाएं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी कृषि में गाइस लगे हुए हैं, चारों बच्चे लगे हुए हैं इसी कृषि में। और गाइस यदि क्योंकि 2 लोगों का काम है और 4 लोग लगे हुए हैं, तो उनकी उत्पादकता तो क्या है गाइस, शून्य होगी कि नहीं होगी। इसके बाद देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ पे देखी जाती है? देखिए कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर गाइस जरूरत से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता है। इससे गाइस प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? जिसमें लोग कार्य करते हुए दिखाई देते हैं परंतु उनकी उत्पादकता शून्य होती है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों का देखा हमने, कृषि में ऐसे लोग लगे रहते हैं। अब देखते हैं गाइस शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों की बात करें तो इसी प्रकार गाइस शहरों में भी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे गाइस छोटी दुकान पर छोटे व्यवसाय पाए जाते हैं और गाइस छोटे व्यवसाय पाए जाते हैं और उसमें भी जितना काम नहीं है उसके अनुसार उससे ज़्यादा लोग लगे रहते हैं। तो ये हुआ गाइस उनकी उत्पादकता बल्कि शून्य होती है। तो हमने क्या देखा गाइस, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ देखा और कहाँ देखा, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी देखा कहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति ज़्यादातर बनती है और शहरी क्षेत्रों में कहाँ बनती है, जहाँ छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं जो लोग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए।
तो देखिए खुली, अभी हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी तो पढ़ ली है, अब खुली बेरोजगारी के बीच क्या करना है, इनमें विभेद करना है। तो देखिए हमें खुली बेरोजगारी भी पता होगी तब ना हम करेंगे विभेद, ठीक है ना। देखिए दोनों के बारे में बात करते हैं। ये है गाइस खुली बेरोजगारी और ये है गाइस प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए प्रच्छन्न खुली बेरोजगारी पढ़ते हैं। गाइस श्रमिकों का काम क्या करना चाहते हैं किंतु उनके पास कोई काम नहीं मिलता है। यह बेरोजगारी भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो खुली बेरोजगारी क्या है, मतलब इसमें ये भी नहीं दिखाई देता है कि लोग काम कर रहे हैं, इसमें खुल कर के वो बेरोजगार हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो काम करना चाह रहे हैं, इसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए तो दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में उनकी बेरोजगार होते हैं वो लोग, उनकी उत्पादकता बिल्कुल नहीं होती है। यह बेरोजगारी भारत के कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर दिखाई देती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और खुली बेरोजगारी कहाँ ज़्यादा दिखाई देती है, औद्योगिक क्षेत्र में दिखाई देती है, हमने ये देखा। ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है और गाइस इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करते दिखाई देते हैं और इसमें कार्य करते दिखाई देते हैं परंतु उनकी उत्पादकता शून्य होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसमें हमने 2 पॉइंट देखे, उसका अर्थ देखा खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, और उसका उदाहरण देखा गाइस। एक हमने खुली बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादातर हमें अधिकतर कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का समर्थन कारण द्वारा दीजिए। तो गाइस ये तो बता रहा है बिल्कुल जस्ट उल्टा, ये बोल रहा है गाइस कि भारत की अर्थव्यवस्था के में विकास में तृतीय क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं है क्या। तो गाइस इसी की तो सबसे ज़्यादा भूमिका है, हम देख रहे थे जब आंकड़े। तो यह कथन गाइस पूर्णतः क्या है, असत्य है। तृतीय क्षेत्र की भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसके समर्थन के गाइस निम्न कारण है। हम क्यों कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो हम देखिए सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखें या रोजगार की दृष्टि से। इसको गाइस 2 कारण हैं, एक तो हम सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखेंगे और दूसरा देखेंगे रोजगार की दृष्टि से। तो दोनों में ही गाइस महत्वपूर्ण रोल है किसका, किसका तृतीय क्षेत्र का। और गाइस यही आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य माने जाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, एक वर्ष में उत्पादित गाइस वस्तुएं, कुल वस्तुओं से आय जो प्राप्त होती है उसको सकल घरेलू आय कहते हैं, ठीक है ना, जीडीपी कहा जाता है। और रोजगार की दृष्टि से देखें कि कितने ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है, तो उसमें भी हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र की अहम भूमिका है। तो देखिए एक एक से पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं गाइस किसके बारे में, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखते हैं इसको। देखिए सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से यदि हम देखें तो वर्ष 13 और 14 के आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में गाइस तृतीय क्षेत्र की 61% के साथ ऊपर भूमिका थी। कितनी गाइस, 61% भूमिका थी अकेले तृतीय क्षेत्र की, सोचिए। और जब कब 2014-2013-12 में, ठीक है ना। इसके बाद 1974 की बात करें, अभी हमने 2013 और 2014 की बात की जिसमें 61% रोल था इसका। 1973 और 74 की बात करें तो तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में गाइस सकल घरेलू उत्पाद में बात करें तो आय में गाइस 36% रोल था जो कि बढ़ गया है अब और 61% हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा का योगदान था। इस प्रकार तृतीय क्षेत्र की जीडीपी में लगभग 30 वर्षों में 25% की वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। अब देखते हैं गाइस जीडीपी में भी हमने देखा कि वृद्धि हुई है 25% की। 2013 में देखा था तो हमने कितनी जीडीपी देखी थी, जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान देखा था वो 61% था। और 1973 में देखा था तो वो 36% था, ठीक है ना। तो वृद्धि हुई 25% की। इसके बाद देखिए रोजगार के अवसरों में की दृष्टि से वृद्धि, तो रोजगार के अवसरों में क्या रोल है तृतीय क्षेत्र का। देखिए 2014-2013 की बात करते हैं, वो वर्ष 1973 से
वर्ष 2013-14 के आंकड़ों को तुलनात्मक रूप से ज्ञात होता है कि रोजगार की हिस्सेदारी गाइस कितनी है, 25% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 25% की वृद्धि हुई है। इसमें गाइस जीडीपी की कितनी परसेंट की वृद्धि हुई थी? 25% की। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इस तृतीय क्षेत्र की प्राथमिक और इस तृतीय क्षेत्र की प्राथमिक के बाद गाइस दूसरे स्थान पर आता है रोजगार देने में। सबसे पहले कौन रोजगार देता है? रोजगार की बात करें तो ये देता है प्राथमिक क्षेत्र, मतलब कृषि में 61% से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, ध्यान रखना। ये दूसरे स्थान पर कौन आता है? तृतीय क्षेत्र का आता है रोजगार देने में। और जीडीपी में तो आगे कौन है? तृतीय क्षेत्र ही है। इसके बाद दूसरे स्थान पर देखा जाए तो 30 वर्षों में 12% की वृद्धि हुई है, रोजगार में हुई है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र में देखा जाए तो दूर तक बात की जाए तो 74% से घटकर 49 पर आ गया है। तो पहले गाइस हमने देखा था, पहले के आंकड़े देखें तो ये 27% की वृद्धि हुई थी, है ना, तुलनात्मक रूप से रोजगार में 1973-72 से 2011-2012 तक। इसके बाद देखिए इन 30 वर्षों में यदि हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के बाद किसका रोल है रोजगार देने में? तृतीय क्षेत्र का रोल है, ठीक है ना। और 30 वर्षों में हमने देखा कि 12% की वृद्धि यदि रोजगार में हुई है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र की बात करें अकेले गाइस 12% की वृद्धि हुई और प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो ये 74 से लेकर 49, मतलब कि ये प्राथमिक क्षेत्र भी अब घट गया है रोजगार देने में, उसका रोल घटा है, लेकिन तृतीय क्षेत्र का बढ़ा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र विभिन्न प्रकार के लोगों को नियोजन करता है, ये लोग कौन हैं? तो गाइस सेवा क्षेत्र मतलब कि होता है तृतीय क्षेत्र। ये विभिन्न प्रकार के लोग नियोजन का कार्य करते हैं, ये कौन है? तो गाइस देखिए भारत में सेवा क्षेत्र निम्न 2 प्रकार का नियोजन करता है। एक है गाइस प्रत्यक्ष नियोजन, एक है अप्रत्यक्ष नियोजन। तो प्रत्यक्ष नियोजन क्या होता है गाइस? मतलब कि इसमें कुशल नियोजक आते हैं। कुशल मतलब कि इसमें जो रोजगार जिसको मिलता है वो कुशल क्षेत्र से आते हैं, कुशल होते हैं, ठीक है ना। और इससे थोड़ा बहुत अकुशल होते हैं, इसके कारण वो अप्रत्यक्ष नियोजन में आते हैं। देखिए प्रत्यक्ष नियोजन की बात करें तो वैसे लोग शामिल हैं जो उत्पादन में गाइस सीधे भाग लेते हैं। कैसे? सीधे भाग लेते हैं, इसलिए इनको प्रत्यक्ष कहा जाता है। और प्रत्यक्ष के तौर से वह सहायता करते हैं और नियमित रूप से, जैसे परिवहन, भंडार, संचार, बैंकिंग, व्यापार आदि में के रूप में गाइस भाग लेते हैं। तो एक तो हमने क्या पढ़ा था गाइस कि सेवा क्षेत्र मतलब कि गाइस तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? बैंकिंग की व्यवस्था, और इसके बाद गाइस धोबी, नाई, ये सब गाइस तृतीय मतलब कि बैंकिंग की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था, होटल वगैरह खोलना, ये सब व्यवसाय वगैरह करना, ये किसके अंतर्गत आता है? प्रत्यक्ष क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्रत्यक्ष नहीं, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें भी गाइस 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में गाइस जो उत्पादन में सीधे तौर पर भाग लेता है, ठीक है ना। उत्पादन में जैसे उत्पादन कौन करता है? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन करते हैं, तो उनमें सीधे तौर पर भाग लेने वाला प्रत्यक्ष तौर पर सहायता करता है नियमित रूप से, ठीक है ना। उनको हम जैसे परिवहन की ज़रूरत होती है प्रत्यक्ष रूप से। जैसे ही हम देखते हैं हमारे कृषि से अनाज इकट्ठा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो परिवहन के द्वारा हम उसको भंडारण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, संचार करवाते हैं जिससे हमारा माल अच्छी दामों में बिक सके, बैंकिंग की व्यवस्था करवाते हैं। व्यापार की दृष्टि से ये सब प्रत्यक्ष नियंत्रण में आएगा। इसके बाद अप्रत्यक्ष नियोजन की बात की जाए तो ऐसी सेवाएं की वस्तुएं के उत्पादन से सीधे तौर पर सहायता नहीं करते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं, जैसे धोबी, नाई, वकील। तो गाइस देखिए अप्रत्यक्ष नियोजन में क्या आएगा? मतलब उत्पादन में सीधे तौर पर भाग ना लेकर के अप्रत्यक्ष में रूप से भाग लेते हैं। जैसे गाइस वकील की बात कर लीजिए, धोबी, नाई, वकील की बात करें तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जैसे वकील की बात है या फिर धोबी, नाई की बात है गाइस, तो ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन तो नहीं करते हैं, लेकिन गाइस उनकी सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। ये सीधे माल को ले जाते नहीं है, लेकिन उनको लोगों को गाइस जैसे धोबी है, नाई है, उनकी सहायता करते हैं। जब तो वो परिवहन वाले के कपड़े खराब हो जाते हैं तो धुलता कौन है? ये धुलते हैं, तो उनको टाइम मिल जाता है और जा करके वो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से परिवहन का कार्य करते हैं, भंडारण का कार्य करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का कोई शोषण किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर का समर्थन कारण
उदाहरण द्वारा दीजिए। तो गाइस क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो असंगठित क्षेत्रक है, रोजगार का क्षेत्रक है गाइस, एक है संगठित एक है असंगठित। तो असंगठित क्षेत्र की बात की जा रही है कि इसमें क्या श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो गाइस बिल्कुल, इसमें हम संदेह की बात नहीं है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, इस विचार से हम पूर्णतः सहमत हूँ। इसके लिए निम्न कारण हम दे सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं गाइस कि उनमें गाइस असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके कोई नियम नहीं होते हैं, ना ही वो पालन करते हैं। नियमों का पालन ना होना एक कारण। दूसरा, अनिश्चित समय, कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसका कारण हम दे सकते हैं। श्रमिकों तो जब निश्चित समय नहीं होगा तो गैस वो एक्स्ट्रा टाइम भी काम करते रहेंगे, तो उनका शोषण हुआ कि नहीं हुआ। श्रमिकों को रोजगार सुरक्षित नहीं, गैस उसको मालिक की मनमर्जी चलती है, वहाँ पे जब चाहे उनसे काम को निकाल देता है और जब चाहे उनको रख सकता है। तो गैस इसमें शोषण हुआ कि नहीं हुआ। बेचारे को रख लिया, चाहे जब निकाल दिया, अब निकाल दिया तो वो क्या काम करेगा। अभी उसमें एक्सपीरियंस लगाया गाइस, उसमें अपना अनुभव बताया, जगाया और लास्ट में अब दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा। कोई सुरक्षा नहीं है उनका रोजगार। काम अधिक गाइस, इसमें वेतन कम दिया जाता है असंगठित क्षेत्र में। तो कौन कौन से कारण हमने देखे, 1 2 3 4 5 कारण कौन कौन से असंगठित क्षेत्र के देखे हमने। नियमों का पालन ना होना, इसके बाद देखिए अनिश्चित समय अवधि, और गाइस इनको रोजगार की श्रमिकों के रोजगार की असुरक्षा, और इसके बाद कम वेतन पर अधिक काम करवाना। समय की गाइस इसमें अनिश्चित समय। आई होप आप इन पांचों के बारे में हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए नियमों का पालन ना होना, तो गाइस देखिए इसमें श्रमिक का संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों का गाइस विनियमों का पालन नहीं किया जाता है। तो जब पालन नहीं होगा गाइस तो क्या होगा, उनका संरक्षण कैसे होगा, है ना। कोई नियम का पालन नहीं, जब चाहे निकाल लो जब चाहे रख लो, कोई नियम नहीं, जितनी चाहे वेतन देते हैं और कम भी कर लेते हैं, चाहे जहाँ कटौती कर देते हैं। कोई लिखा गई कोई डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर तो किए नहीं है, पंजीकरण तो करवाया नहीं है उन्होंने। इसके बाद देखिए अनिश्चित समय पे आप क्या लिख सकते हैं। अनिश्चित समय, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले काम करने वाले घंटे निश्चित नहीं होता है। इसमें कोई घंटे आवर्स समय कोई निश्चित नहीं होता है। श्रमिकों को अधिक काम करना पड़ता है, साथ ही अतिरिक्त कार्य के कोई भुगतान नहीं किया जाता है। गाइस इसमें ओवर टाइम भी करवा लिया जाता है उनसे, लेकिन उनका कोई भुगतान नहीं किया जाता है। ये है अनिश्चित समय। इसके बाद देखिए श्रमिकों की रोजगार का असुरक्षा। देखिए जो श्रमिक होते हैं, यहाँ श्रमिक मालिक की मर्जी पर कार्य करता है, जब चाहे उनको रख सकता है और जब चाहे उनको निकाल सकता है उनका मालिक। तो ये रोजगार की असुरक्षित हुआ। देखिए कम वेतन पर अधिक वेतन कम, मतलब देखिए असंगठित क्षेत्र में कम मजदूरी पर अधिक काम दिया जाता है उनसे। है प्रॉब्लम कि नहीं है, ये उनका शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको भी लग रहा होगा। इसके बाद देखिए इस क्षेत्र में हम कार्य करने वाले लोगों को सामान्यतः अशिक्षित, अज्ञानी और असंगठित होते हैं। इस कारण नियोक्ता कार्य के घंटे मजदूरी का अनिश्चित होती है। तो ये कारण क्यों है गाइस, इनके साथ इतना शोषण क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्य करने वाले लोग गाइस बहुत से लोग अशिक्षित होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो पहले बात क्लियर नहीं कर पाते हैं, है ना, और फिर उनका शोषण होता रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थिति के आधार पर आप कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। सो गाइस क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इनको किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो गाइस रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जाता है। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला वर्ग है जैसे गाइस संगठित क्षेत्रक, और दूसरा क्या है, असंगठित क्षेत्रक। अब संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के बारे में अपन डिटेल से बता देते हैं। तो 2 चीज़ आप याद रख सकते हैं, रोजगार को कितने भागों में बांटा जाता है आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, तो 2 भागों में। एक होता है रोजगार संगठित और एक असंगठित। इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, अब थोड़ी सा अपन समझा, अब तो वैसे ही समझ चुके हैं। संगठित क्षेत्र क्या होता है गाइस, तो संगठित क्षेत्र में वे उद्यम कार्य करते हैं आते हैं जहां रोजगार की गाइस अवधि निश्चित होती है, टाइम निश्चित होता है।
ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं गाइस। इसमें रोजगार की अवधि, वेतन निश्चित होते हैं। उन्हें सरकार के नियमों का गाइस अनुपालन करना होता है। तो इसमें क्या होता है, संगठित क्षेत्रक में हमने क्या क्या देखा गाइस। इसमें हमने देखा रोजगार की अवधि निश्चित होता है, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। जब सरकार द्वारा पंजीकृत होंगे तो उनको रोजगार को सुरक्षा मिलेगी, चाहे जब कोई चाहे जिसको निकाल नहीं सकता है। वेतन गाइस इनको भी अच्छा दिया जाता है और निश्चित समय होता है और निश्चित सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं। ये था संगठित क्षेत्रक। जैसे कि गाइस आप अनुमान लगा लीजिए कि कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है तो वो संगठित क्षेत्रक में आएगा, क्योंकि उनका हमने देखते हैं रोजगार की अवधि निश्चित होती है, निश्चित समय होता है, पंजीकृत होते हैं और नियमों का पालन करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम होती है गैस तो वो छुट्टी भी मिल जाती है, उनका वेतन नहीं कटता, लेकिन असंगठित क्षेत्रक में कट जाता है। असंगठित क्षेत्रक क्या होते हैं गैस, इस क्षेत्रक में गैस छोटी छोटी बिखरी इकाइयां हैं जो बड़े पैमाने पर गैस सरकार के नियंत्रण से क्या है बाहर हैं। यह नियमित होती हैं, वे कम वेतन पर वाले रोजगार होते हैं उनके लिए और प्राय नियमित नहीं होते हैं। रोजगार की असुरक्षित होती है, श्रमिकों को बिना किसी कारण के काम से हटाया भी जा सकता है। तो असंगठित क्षेत्र का क्या होता है, जैसे गाइस आप समझ लीजिए कि आपके सामने कोई मजदूर काम कर रहा है किसी की दुकान में, तो गाइस वहाँ पे कोई समय की वो नहीं है गाइस, छोटी छोटी बिखरी इकाइयाँ हैं गाइस, इसमें सरकारी कोई नियंत्रण नहीं है। ये हमने देखा, उनमें कोई नियंत्रण नहीं है। इसके बाद देखिए उनको कम वेतन दिया जाता है, अधिक काम दिया जाता है। रोजगार भी सुरक्षित नहीं होता है, उनको चाहे जब निकाल दिया जाता है और श्रमिकों को बिना किसी कारण के निकाल दिया जाता है। कोई पंजीकरण नहीं होता है, सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये आप 3-4 पॉइंट लिख देंगे तो आपको इस पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए असंगठित, इस प्रकार आप डिवाइस करके क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं गाइस तो आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक रोजगार की परिस्थितियों की तुलना कीजिए। अब हमको गाइस संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के बारे में गाइस तुलना करना है, अंतर निकालना है, तुलना करना है। तो गाइस हम वैसे भी अभी संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के बारे में पढ़ चुके हैं। सो गाइस इस आंसर को हम संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में तुलना करने के लिए 4 आधार पर देखेंगे। एक उनका गाइस दोनों का पंजीकरण देखेंगे, एक देखेंगे गाइस उन दोनों का क्या पंजीकरण के आधार पर किसमें पंजीकरण किया जाता है, किसमें नहीं किया जाता है। एक इनमें कौन में नियम फॉलो होते हैं, कौन में नहीं होते हैं। एक उनके देखेंगे गाइस वेतन भत्ते किसमें कितने दिए जाते हैं, किसको सुरक्षा प्रदान है। और देखेंगे गाइस चौथा देखेंगे कार्यस्थल, ठीक है ना। तो इन 4 आधार पर अपन आंसर खत्म करेंगे। तो गाइस 4 आधार याद करना कोई कठिन बात नहीं है, आप इतना ध्यान रखना पंजीकरण, नियम, वेतन भत्ते, कार्यस्थल, ठीक है ना। और ये 4 वर्ड याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अनुसार अपन क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। देखिए पंजीकरण में आप लिख सकते हैं संगठित क्षेत्रक में सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाता है, तो इसको पंजीकरण, इसी पंजीकरण में गए। और असंगठित क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्रक में गए सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किया जाता है। इस क्षेत्रक में छोटी छोटी बिखरी हुई सरकार के नियंत्रण से बाहर वाली दुकानें होती हैं, जो बिखरी हुई इकाइयाँ होती हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें पंजीकरण किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है असंगठित क्षेत्रक में। अब देखिए नियमों के बारे में देखते हैं गाइस। तो नियम हम देखें तो किस में फॉलो होते हैं, ये है संगठित क्षेत्रक। और संगठित क्षेत्रक में गाइस सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्रक में गाइस सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इसके बाद देखिए ये असंगठित क्षेत्र की बात की हमने, और वेतन भत्ते की बात करते हैं अपन दोनों में गाइस। तो ये अंतर देखते हैं इन दोनों में, क्या है वेतन भत्ते में अंतर। तो इस क्षेत्रक में गाइस कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा के लाभ मिलते हैं और उन्हें वेतन, छुट्टी, भविष्य निधि, सेवा अनुदान दिया जाता है। तो वेतन भत्ते की बात की इसमें, तो उनका वेतन भी अच्छा होता है, उनको छुट्टियां मिलती हैं बीच बीच में गाइस, उन्हें सवेतन छुट्टी, जब छुट्टी होती है तो उसका भी वेतन दिया जाता है। भविष्य के लिए गाइस निधि प्रदान की जाती है। और यदि हम अब इसमें क्या डिफरेंस है गाइस, असंगठित क्षेत्रक में क्या दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, तो इसका यही डिफरेंस है गाइस कि इस क्षेत्रक में गाइस कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा नहीं मिलती, उनको चाहे जब गाइस हटा दिया जा सकता है। यहाँ गाइस सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, सेवा अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है। तो इनकी बात करें तो इनमें है और इसमें नहीं है, ठीक है ना। सवेतन, वेतन निधि, सेवा अनुदान का प्रावधान इसमें नहीं है। इसके बाद देखिए
इनके कार्यस्थल कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए संगठित क्षेत्र की कार्यस्थल की बात करें तो इसमें गए सरकारी संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इकाइयां हैं, ठीक है ना। जबकि यदि हम असंगठित क्षेत्र की बात करें तो इसमें भूमिहीन श्रमिक आते हैं, छोटे छोटे किसान आते हैं जो सड़कों पर गए बेचते रहते हैं माल, श्रमिक कबाड़ उठाने वाले लोग आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चारों की बात कर ली हमने। सो गाइस चारों पॉइंट की बात की, जैसे संगठित क्षेत्र में पंजीकरण की बात की तो इसमें गाइस पंजीकरण किया जाता है, जबकि इसमें गाइस पंजीकरण नहीं किया जाता है। इसके बाद हमने तो यही अंतर है एक इसमें पंजीकरण का। दूसरा नियमों का अंतर है गाइस, इसमें नियमों का पालन किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है असंगठित क्षेत्र में। और गाइस वेतन और भविष्य निधि की बात की तो वेतन और भविष्य निधि में बात की करें तो दोनों में गाइस, इसमें गाइस वेतन छुट्टी अच्छी मिलती है, सेवा अनुदान दिया जाता है, जबकि इसमें वेतन छुट्टी भविष्य निधि का कोई अनुदान नहीं दिया जाता है संगठित क्षेत्र में। कार्यस्थल की बात की गई तो कार्यस्थल में देखा हमने इसमें सरकारी संस्थाएं होती हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं गाइस कबाड़ी वगैरह, छोटे छोटे किसान वगैरह होते हैं, ठीक है ना। आई होप गाइस आपको वो आंसर याद हो गया होगा। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अवधि अधिनियम 2005 NREGA 2005 के उद्देश्यों की गाइस व्याख्या करना है। 2005 में जो रोजगार गारंटी कार्यक्रम लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसकी क्या उद्देश्य थे। तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा भारत में 200 जिलों में गाइस काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया, जिसमें गाइस इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। तो गाइस क्या नियम बनाया गया था इसके लिए, रोजगार देने के लिए 200 जिलों में रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा क्या किया गया, एक अधिकार लागू किया गया रोजगार, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, तो उसको रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसका उद्देश्य क्या था, जिन लोगों को गाइस काम की ज़रूरत है तथा उनको काम करना चाहते हैं और काम करने में सक्षम है गाइस, तो उनको सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई थी कि हम 100 दिन का सरकार द्वारा आपको रोजगार ज़रूर मिलेगा। क्योंकि लोग फालतू भागते रहते हैं गाइस, उनके पास कोई काम नहीं होता है और पैसों की प्रॉब्लम होती है। देखिए इसलिए सरकार द्वारा ये नियम लाया गया था 2005 में, जिसमें क्या गारंटी दी गई थी, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इसका उद्देश्य क्या था। दूसरा, सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है यदि वह, तो बेरोजगारी भत्ता देगी। यदि 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकती है सरकार, तो उसको आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तीसरा उद्देश्य क्या था, इस अधिनियम में उन लोगों को गाइस काम की वरीयता दी जाएगी जिससे भविष्य में भूमि की उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले। तो कौन सा काम दिया जाएगा, जिससे कि उन लोगों को काम की वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले, जिससे भूमि का उत्पादन ज़्यादा हो, इस प्रकार कार्य किया जाएगा। तो हमने क्या क्या उद्देश्य देखे, 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई थी और असफल होने पर बेरोजगारी भत्ता देखा, और गाइस क्या काम दिया गया था, भविष्य में भूमि के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिले जिससे। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं इनका उद्देश्य। 3 पॉइंट के सहारे गाइस आप इस आंसर को बना करके बहुत बड़ा कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अपने क्षेत्र के गाइस उदाहरण लेकर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की गतिविधियों के कार्यों की तुलना करना है। एक हमें लिखना है सार्वजनिक क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र लेना है और उनकी गाइस तुलना करना है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें और निजी क्षेत्र की गाइस बात करें तो देखिए 2 हैं। एक है गाइस देखिए, जैसे कि संस्थाओं के आधार पर बात करेंगे दोनों की, कहाँ पे संस्थाएं हैं, इनका उद्देश्य क्या है गाइस, और ये निवेश किस प्रकार करते हैं, दोनों संस्थाओं की हम और नियमों का परिवर्तन और पालन के बारे में भी बात करेंगे। तो इन 4 पॉइंटों के जरिए गाइस हम बहुत बड़ा आंसर तैयार कर सकते हैं। हम देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के बारे में बताएंगे और एक बात करेंगे गाइस इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। दोनों का उद्देश्य लिखेंगे, उसके आधार पर तुलना करेंगे और एक निवेश के आधार पर तुलना करेंगे, कौन कितना ज़्यादा निवेश करता है, सार्वजनिक या निजी, और इनमें नियमों में कौन परिवर्तन कर सकता है जल्दी और कौन नहीं कर सकता है, इनके बारे में गाइस सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में इन 4 पॉइंटों के आधार पर हम अपना क्वेश्चन को लिखेंगे। ये यदि आप 4
गाइस वर्ड याद रख ले जाते हैं तो आपको इस क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखिए दोनों की इनका अंतर हम लिख रहे हैं क्योंकि, तो देखिए दोनों की संस्थाओं के बारे में बात करें, दोनों की संस्थाएं क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रक में और निजी क्षेत्रक में। तो अब देखिए भारतीय अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक संस्था है, ये कौन सी संस्था है, सार्वजनिक। और निजी संस्था कौन सी है, देखिए निजी संस्था की बात करें तो टाटा, डाबर, इंडिया लिमिटेड, ये कौन सी हैं गाइस, निजी संस्था हैं, ये सरकारी सबकी संस्था नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद गाइस इन दोनों के उद्देश्य क्या हैं, तो गाइस जो सार्वजनिक संस्था है उसका उद्देश्य क्या है, जनता को गाइस लाभ पहुंचाना और जनता को सेवा प्रदान करना, इसका उद्देश्य होता है। जैसे रेलवे व्यवस्था हम देखते हैं कितने कम टिकट में कितनी बड़ी लोगों को कहीं भी भेज देते हैं, है ना, उनको गैस सुविधा देते हैं। लेकिन यदि वही रेलवे लाइन प्राइवेट हो जाती है तो गैस वो अपना इंचार्ज क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे टिकट का, है ना, बढ़ा सकते हैं। तो उनका उद्देश्य तो पैसा कमाना होता है, लेकिन सरकार का उद्देश्य क्या होता है, जनता की भलाई देखना। इसके बाद निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है, अभी हमने तो जनता का गैस भला करना, तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान होता है, जबकि निजी क्षेत्र में गैस इन गतिविधियों का उद्देश्य केवल लाभ को अर्जित करना है। क्या है गैस इनका उद्देश्य, लाभ को अर्जित करना। इसके बाद देखिए निजी क्षेत्र में निवेश कौन कितना ज़्यादा करता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व की चीज़ों में निवेश किया जाता है, किस पर गैस, सार्वजनिक महत्व की चीज़ों पर निवेश किया जाता है। किस में ज़्यादा खर्चा किया जाता है, जिसमें सबका हित हो, ठीक है ना। सार्वजनिक निवेश के महत्व की चीज़ों में निवेश किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र में किस में गाइस पैसा लगाया जाता है, निवेश किया जाता है। तो निजी क्षेत्र में बात करें तो निजी क्षेत्र में लाभ के उद्देश्य से ही निवेश किया जाता है कि हमें वैसी चीज़ों में गाइस अपना पैसा खर्च करेंगे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। इसके बाद देखिए नियम शर्तों के बारे में देखते हैं, तो कौन में नियम परिवर्तन हो सकते हैं, कौन में नहीं हो सकते हैं। तो नियमों में इसके सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन जल्दी नहीं किया जाता है गाइस, क्योंकि इनके नियम किसके एक का नहीं होता है, सबका गाइस लिए होता है। और गाइस ये सार्वजनिक क्षेत्र है, सबका महत्व देखते हैं इसमें गाइस। और जो प्राइवेट सेक्टर है गाइस उसका एक मालिक होता है, और इसमें गाइस लाभ की दृष्टि से रखते हुए नियमों का परिवर्तन किया जा सकता है। यदि गैस लाभ हम पहले गैस लाभ ज़्यादा नहीं हो रहा था उस चीज़ से तो वो नियम नहीं थे, लेकिन अब जिसमें गैस हमें लाभ ज़्यादा हो हम वैसे नया नियम लागू कर सकते हैं। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट कंपनियां, ठीक है ना। और सार्वजनिक क्षेत्र जल्दी नियम पालन नहीं करते हैं, गैस परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो सबका हित देखते हैं, और ये तो ओनली अपनी कंपनी का हित ही देखेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्या है, अपने क्षेत्र में गैस एक उदाहरण देकर निम्न तालिका को गैस पूरा कीजिए, अपने क्षेत्र का उदाहरण देकर। तो देखिए ये है सार्वजनिक क्षेत्र, इनकी बात करते हैं गैस, तो हमें एक एक उदाहरण देना था, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ये गैस तालिका थी, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, सुव्यवस्थित संगठन किसमें है और कुव्यवस्थित संगठन किसमें है, ये गैस तालिका थी, ठीक है ना। तो देखिए इसको हमने भरा हुआ है, तो आप अपने अनुसार भी भर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा आएगा गैस, जैसे डाकघर। अब तो गैस इसका प्रबंध को मतलब उतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इसको, है ना। और एक हम देखते हैं निजी क्षेत्र की बात करें तो टाटा पावर, ये क्या है, निजी क्षेत्र है, ठीक है ना, और सुव्यवस्थित है। इसका प्रबंधन कैसा है, सुव्यवस्थित। एक BSNL, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र है, जबकि निजी क्षेत्र स्वादिष्ट गैस बिस्किट कंपनी, कोई भी कंपनियां हैं वो क्या है, निजी क्षेत्र में है, आती हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आई होप आपको वो वाली सारणी समझ में आ गई होगी। सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण भरना था और एक निजी क्षेत्र का, 2-2-3-3, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियां, कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का आप पढ़ चुके हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में गए सबका लाभ निहित होता है, जनता का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ निहित होता है, उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो गैस उसकी गैस तो यही पूछा है क्वेश्चन कि सरकार इनका गैस कार्यान्वयन क्यों करती है जब उनको ज़्यादा लाभ नहीं होता है। तो सो गैस सार्वजनिक क्षेत्र की गैस
क्यों करती है सरकार द्वारा गतिविधियों का संचालन, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र गतिविधियां गई 3 उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे गई डाकघर, ये सार्वजनिक क्षेत्रक है, रेलवे व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्रक है, तथा बैंक क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रक है। इन गतिविधियों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है गई, सरकार के द्वारा किया जाता है। सो गाइस, सार्वजनिक क्षेत्र के हमने कौन कौन से उदाहरण देखना है, डाकघर देखा हमने, रेलवे देखा और बैंक देखा, ये 3 उदाहरण। इसके कई कारण हैं कि सरकार इसका नियंत्रण संचालन क्यों करती है। तो गाइस, इसमें देखिए, चीज़ों की आवश्यकता और व्यय की अधिकता। इन चीज़ों की गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवश्यकता है और व्यय इनमें ज़्यादा लगता है, तो कोई निजी सेक्टर, तो कोई निजी व्यक्ति इसमें नहीं खोल सकता है ज़्यादातर। देखिए, ये चीज़ें क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें जिनकी आवश्यकता गाइस समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु उन्हें गाइस निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि उनमें व्यय बहुत अधिक होता है। तो गाइस, सरकार क्यों करती है इनका क्रियान्वयन, क्योंकि हम देखते हैं इनको गाइस समाज के सभी वर्गों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। रेलवे की होती है कि नहीं होती है, उनको गाइस सफ़र करना है तो हम देखते हैं बसों में और ज़्यादा खर्चा आता है, तो गाइस उनको और व्यय, और यदि यही और रेल में अपन जाते हैं तो क्या होता है, अपना गैस पैसा बच जाता है, ज़्यादा उसमें खर्च नहीं लिया जाता है, उसका किराया ज़्यादा नहीं होता है। तो गैस यही कारण है, और यही कारण है कि सरकार इसका नियंत्रण करती है, क्योंकि यदि निजी क्षेत्र इसका कार्य करेंगे गैस, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत अपनी जो लेनी चाहेंगे ना, है ना, तो इसीलिए इसका क्रियान्वयन। और गैस ये दूसरा कारण भी हो सकता है गैस कि इन देखिए, सरकार की गैस समर्थन की आवश्यकता होती है। किस प्रकार गाइस, कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं गाइस जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकता जब तक कि सरकार उन्हें अनुमति या प्रोत्साहित नहीं करती है। तो एक दूसरा कारण क्या है, सरकार की इसकी समर्थन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, तब तक नहीं कर सकता कोई निजी क्षेत्र जब तक सरकार उसको प्रोत्साहित नहीं करती है। तीसरा कारण क्या है गाइस, कुछ गतिविधियां प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है। किसकी होती है गाइस, इनकी प्राथमिक गतिविधियां हैं और इनकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, ना कि निजी क्षेत्र की। तो अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिकता जिम्मेदारी सरकार की है, इन पर व्यय करना भी सरकार का काम की सरकार की अनिवार्यता है। तो हमने 4 पॉइंट देखे, इसमें 3 पॉइंट देखे, अब चौथा ये भी लिख सकते हैं गाइस कि इनमें क्या होता है, अत्यधिक पैसा व्यय होता है। और गाइस, जब अत्यधिक पैसा व्यय होगा तो क्या होगा, जब अत्यधिक पैसा एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो अपन ने 3 चीज़ देखी गई, इसमें सरकारी समर्थन, प्राथमिक जिम्मेदारी अनिवार्यता सरकार की होती है, और चीज़ों की आवश्यकता तथा व्यय की अधिकता। व्यय भी अधिक लगता है और चीज़ सबको ज़रूरी चाहिए है। तो इसमें गैस यदि व्यय उन्होंने प्राइवेट लोगों ने किया, अकेले लोगों ने किया, तो वो तो लाभ कमाना चाहेंगे, और गैस भले लोगों को अधिकता ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, लेकिन वो फिर भी अत्यधिक का वो चाहेंगे, पैसा चाहेंगे। सरकारी समर्थन की आवश्यकता होती है, और तीसरा पॉइंट क्या देखा हमने, इसमें सरकार की प्राथमिकता और अनिवार्यता उसी में है, ठीक है ना, अनिवार्यता उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 21 देखते हैं, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास की ओर सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र किस प्रकार योगदान करता है, हमें ये देखना। तो गाइस, किसी देश में आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की गाइस महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य गाइस लाभ कमाना नहीं है, बल्कि सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ऐसी गतिविधियां जिनका आवश्यकता गाइस समाज के सभी व्यक्तियों को होती है, जैसे कि गाइस सड़क है, पुल है, रेलवे है, बिजली है आदि का निर्माण गाइस किसके द्वारा किया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना किसका कार्य होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का काम होता है, जैसे नहर वहर बनवाना। ऐसी भारी व्यय उठाती है गए सार्वजनिक क्षेत्र के लोग। किसानों को गैस उचित मूल्य दिलाना हेतु गेहूं चावल खरीदती है, इससे गैस अपने गोदामों में वो क्या करती है, भंडारित करती है, जिससे वो गैस खराब ना हो पाए, अपना इकट्ठा कर लेती है। तो गैस इससे आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा,
अनाज ख़राब नहीं होगा, वो किसी का है, हमारे देश का है कि नहीं है, वो ख़राब नहीं होगा गैस, तो उसको सेफ्टी से रख दिया जाएगा जिससे कि बाद में काम आ सके। आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा, इससे हम बचा लेंगे। इसके बाद देखिए आर्थिक विकास, सिंचाई की सुविधा करवा रही है सरकार। अब हर व्यक्ति सिंचाई नहीं कर पाता है तो नहरों का निर्माण करवा देना, हर व्यक्ति नहीं कर पाता है और फसल खराब हो जाती हो। फसल खराब होगी तो गाइस आप ही सोचिए हमारे पूरे देश का हानि होगी कि नहीं होगी, आर्थिक विकास होगा कि, आर्थिक विकास कैसे होगा, है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र करते हैं योगदान कि नहीं करते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे बिजली की व्यवस्था करवाना, और बिजली की व्यवस्था हो गई है तो गाइस सिंचाई भी अच्छी होती है और हमारे देश में गाइस फसल अच्छी होगी। हमारे देश में फसल अच्छी होगी तो क्या है, ये लोगों को, हमारे देश का आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र है, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, सिंचाई की, बिजली की व्यवस्था कम दामों पर की जाती है गाइस, है ना, बहुत कम दाम लिया जाता है। तो ऐसी गाइस सरकार द्वारा ऐसे भारी व्यय उठाती है गाइस, भारी व्यय उठाती है। सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु गाइस गेहूँ चावल खरीदती है, जिससे गाइस उनको निराशा ना हो, उचित दाम पर गाइस उनकी मेहनत मजदूरी मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि सरकार ने गोदामों पर भंडारण कर लिया, उसका इकट्ठा माल कर लिया गाइस, उससे हमारा माल खराब नहीं हुआ तो सरकार को भी प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। और गाइस उचित दामों पर उसने खरीद लिया और राशन को गाइस दुकानों के माध्यम से दूसरे उपभोक्ताओं को गैस कम मूल्य पर बेचती है। इस प्रकार सरकार, जिससे कि वो उनको खाने पीने को मिल सके, उपभोक्ताओं को गैस बेचती है कम, जैसे कि अब बीपीएल का कार्ड देखे होंगे तो कम मूल्य पर बेचती है कि नहीं, आगे तो अच्छे मूल्य पर खरीद ली जाती है किसान द्वारा। सरकार क्या खरीद लेती है, गेहूँ चावल खरीद लेती है और गैस उसको कम मूल्य पर बेचती है, जिससे कि हमारे देश का गैस स्वास्थ्य अच्छा रहे, शिक्षा अच्छी पहुंचाती है, गैस लोगों को सुविधाएं देती है, उपलब्ध करवाना जैसे प्राथमिक कार्य हैं सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। समुचित ढंग से गैस विद्यालय चलाना, गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाना, और गैस जब इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, अच्छी दी जाएगी, तो हमारे देश का आर्थिक, लोगों को नए नए तरीके आएंगे गैस काम करने के, भ्रष्टाचार नहीं होगा, अच्छी तरीके से शिक्षा प्रदान करी जाएगी गाइस, तो देश का विकास होगा। सरकार का गाइस कर्तव्य है कि इस प्रकार किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की गाइस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप ही सोचिए गाइस, सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं होती, ये सार्वजनिक क्षेत्र में आता है सिंचाई, ऐसे जैसे कि नहरों बनवाना, तो गाइस ये व्यवस्था नहीं होती तो क्या देश का विकास होता, वहाँ की कृषि कैसे होती, वहाँ पे लोग कैसे कार्य कर पाते, है ना। ये हमने एक उदाहरण दिया। इस प्रकार भाई शिक्षा भी है ना, सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा आती है, बिजली आती है, ये सभी क्षेत्र किसमें आते हैं, रेलवे व्यवस्था करवाना। ये गैस जैसे बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं और जब गैस कीटनाशक लगता है तो उसके लिए गैस रेलवे व्यवस्था है, आप कम मूल्य पर गैस एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, वहाँ से दवाइयाँ ला सकते हैं, है ना। बहुत सी चीज़ें अपना गैस, जैसे उद्योग वगैरह चल रहे हैं गैस, रेलवे व्यवस्था है तो गैस कम मूल्य पर रेल के द्वारा कम खर्चे पर क्या हो जाता है, वो अपना कच्चा माल भी ला पाते हैं, उद्योग चला पाते हैं, है ना। तो ये सब जरूरी है सार्वजनिक। सो गैस देखते हैं 22 क्वेश्चन, देखिए क्या है। असंगठित क्षेत्र को श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर गैस संरक्षण की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र एक मजदूरी का क्षेत्र है गैस, रोजगार का है, जिसमें कि गैस सरकार, हमको लगता है कि उन श्रमिकों को गैस जो काम करते हैं असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत, उनको संरक्षण की आवश्यकता है कुछ मुद्दों पर। जैसे मजदूरी के लिए संरक्षण होना चाहिए, सुरक्षा का और स्वास्थ्य की गैस इनकी देखभाल की जानी चाहिए, इनकी गैस ज़्यादा आवश्यकता है। हम देखते हैं असंगठित क्षेत्र में, जैसे कि हम तीनों पॉइंटों पर गैस बात करेंगे किस प्रकार उनको सुरक्षा दे सकते हैं। देखिए असंगठित क्षेत्र में मजदूरी सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों का संरक्षण की आवश्यकता है यह निम्न प्रकार से गैस की जा सकती है, इनको स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए गैस मजदूरी है जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को 10 से गैस 12 घंटे बिना ओवर टाइम के कार्य करना पड़ता है। गैस उनको हम देखते हैं, उनको कोई निश्चित टाइम नहीं होता है, उनको 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है, तो इसकी जो मजदूरी है उनको करनी पड़ती है, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करवाना बहुत ही ज़रूरी है और बिना ओवर टाइम के काम करना पड़ता है। तब
रोजगार सुरक्षा का अभाव है। गरीबी का कारण यह मजदूरी, कम मजदूरी, वेतन, समय पर अनिश्चितता, रोजगार की सुरक्षा के अभाव में काम करने वाले इन्हीं संदर्भ में सुरक्षा की करनी चाहिए। तो गाइस किस संदर्भ में, जैसे उनकी मजदूरी भी सही नहीं मिलती है गाइस, उनको वेतन अच्छा नहीं मिलता। समय की अनिश्चितता, कोई टाइम इसका निश्चित नहीं होता है, उनसे गाइस मनमाने ढंग से कितने भी ज़्यादा टाइम तक काम करवाया जाता है, जैसे कि 10-12 घंटे तक काम करवाना। गाइस एक मजदूर को एक दिन में इंसान को 6 घंटे से ज़्यादा मजदूरी नहीं देनी चाहिए। इसके बाद भी देखते हैं अपन कि 10 से 12 घंटे काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र के रोजगार, असंगठित क्षेत्र के रोजगार कौन से होते हैं गाइस, श्रमिक कौन से होते हैं जो कि मजदूरी करते हैं, वो सरकार का उसमें संरक्षण प्रदान नहीं होता है, ठीक है ना। तो गाइस इसमें संरक्षण की आवश्यकता है, जैसे हमने देखा, और गाइस उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। इस संदर्भ में श्रमिकों को गाइस जोखिम वाले कार्य दिए जाते हैं और संकलन, जैसे कि ईंट उद्योग, कोयले खान के कार्य करते हैं, तो उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। गाइस हम देखते हैं जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं गाइस, इनको बहुत ही जोखिम वाले काम करने भी पड़ जाते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए गाइस कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे उद्योगों में काम करना, कोयला की फैक्ट्री में काम करना, थोड़ी सी गलती हुई और उनकी जान भी जा सकती है, तो इनकी सुरक्षा देनी चाहिए। इसके बाद देखिए उनका स्वास्थ्य का ध्यान भी कोई नहीं रख पाता है। उनका स्वास्थ्य गाइस, ये श्रमिक होते हैं गाइस, इनकी पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। उनको जब पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा और काम 10 से 12 घंटे करना है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य का विपरीत परिस्थितियों में गाइस काम करते हैं, जब गाइस उनको फीवर भी है पता चला और वो काम में लगे हैं, क्योंकि उनको पैसे तो चाहिए हैं। इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है कि नहीं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं गाइस, तो उनके लिए सब कुछ मिलता है। यदि आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो दवा करवाने के लिए पैसे मिलते हैं, साथ में आपका वेतन नहीं काटा जाता है। लेकिन इनका यदि आप नहीं जाओगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपकी तबीयत खराब हो, आपका अर्जेंट काम हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, आपको आएंगे आप तभी पैसा मिलेगा। स्वास्थ्य का गाइस विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, इन कारणों से इनकी स्थिति गाइस अच्छी नहीं होती है। स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए इन लोगों को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि असंगठित क्षेत्र में गाइस ये 3 पॉइंट की उनको गाइस सुरक्षा प्रदान करना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि मजदूरी भी उनको अच्छे से, मजदूरी मतलब गाइस वेतन भत्ते, ठीक है ना, वेतन भी नहीं मिलता है अच्छे से। काम अधिक पैसा कम, काम अधिक, आप पॉइंट बना के भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, काम अधिक पैसा कम। और गाइस और लिख सकते हैं टाइम की अनिश्चितता, असंगठित क्षेत्र में आता है ना टाइम। और फिर आप सुरक्षा में भी आप 1-2 पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जैसे कि इनको जोखिम वाले काम करने पड़ते हैं और जोखिम वाले काम करने पड़ते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कोयले, ईंट वाले काम उद्योगों में। स्वास्थ्य के बारे में लिख सकते हैं गाइस आप, जैसे स्वास्थ्य में इनको पौष्टिक आहार प्रदान नहीं हो पाता है ना, पौष्टिक आहार, और इनको तभी इनका मतलब स्वास्थ्य विपरीत परिस्थितियों में, स्वास्थ्य की विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना है। मतलब पता चला इनकी तबीयत खराब है, इसके बाद भी ये काम पर गए हुए। सो गाइस देखते हैं 23 क्वेश्चन। देखिए अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन से पाया गया गाइस, एक अध्ययन में पाया गया कि नगर में गाइस 15 लाख श्रमिक कार्य करते हैं, श्रमिक हैं, क्या है 15 लाख श्रमिकों में से, उनमें से गाइस 15 लाख श्रमिकों में से 11 लाख श्रमिक ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो 11 लाख असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, 15 लाख में से तो बचे कितने, 4 लाख, जो 4 लाख किस में करेंगे, संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। वर्ष 1997 और 1998 में नगर की कुल आय कितनी हुई गाइस, कितनी हुई, कुल आय 60 करोड़ रुपए, मतलब कि 600 करोड़ रुपए प्राप्त हुई, जिसमें कि हम देख रहे हैं 32 करोड़ रुपए गाइस संगठित क्षेत्र से मिली, प्राप्त हुई थी। इन आंकड़ों को गाइस सारणी में प्रदर्शित कीजिए और नगर में गाइस हमें ये देखना है कि नगर में अधिक रोजगार का सृजन हम किन तरीकों से कर सकते हैं, विचार कीजिए। तो देखिए इसका आंसर लिखते हैं, आगे हमको सारणी बनाना है। तो देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 1998 में अहमदाबाद नगर का ये आंकड़ा है। तो क्या आंकड़ा है गाइस, इसमें संगठित क्षेत्र से और असंगठित क्षेत्र से कितनी मिल रहा है आय। तो देखिए संगठित क्षेत्र से 4 लाख लोग श्रमिक काम करते हैं संगठित क्षेत्र में, ठीक है ना, और इनकी आय कितनी प्राप्त हो रही है इनसे, इसको तो देखिए इनसे इनको आय जो प्राप्त हो रही है 32 करोड़ की आय प्राप्त हो रही है।
और असंगठित क्षेत्र की बात करें गाइस तो कितने श्रमिक लगे हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए असंगठित क्षेत्र से बहुत ज़्यादा श्रमिक लगे हुए हैं, जिसमें गाइस 11 लाख श्रमिक लगे हुए हैं और यहाँ पे तो 4 लाख ओनली लगे हुए थे। तो 11 लाख श्रमिकों से आय जो प्राप्त हो रही है गाइस, तो आप देखिए यहाँ पे है 28 करोड़ आय प्राप्त हो रही है। देखिए लगभग सेम ही है, 32 करोड़ 4 लाख लोगों से और 11 लाख लोगों से गाइस 28 करोड़ आय प्राप्त हो रही है। और टोटल कितनी आय थी, तो हमने देखा था 15 लाख रुपए, 15 लाख श्रमिक थे और 60 करोड़ रुपए आए थी। तो हमने देखा गाइस असंगठित क्षेत्र में तो गाइस ज़्यादा लोग लगे हैं, इसके बाद भी कितनी आय प्राप्त हो रही है, इसके बाद भी गाइस वो मतलब कि इतने सारे लोगों को वेतन भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, वेतन वगैरह। इसके बाद भी लगभग बराबर आय प्राप्त हो रही है, ज़्यादा आय प्राप्त हो रही है। और ये तो लगभग देखिए कितने कम है, 4 लाख लोगों से इनको ओनली कितनी आय प्राप्त हो रही है, 32 करोड़ रुपए आय प्राप्त हो रही है। तो इससे यही निष्कर्ष निकालता है गाइस कि इनके जो असंगठित क्षेत्र में इतनी ज़्यादा आय कैसे प्राप्त हो जा रही है, क्योंकि इतने सारे लोग लगे हैं इसके बाद भी। तो यहाँ पे हम देखें इन दोनों का रोल यदि देखें तो इन दोनों का रोल तो गाइस हम देख रहे हैं, कहाँ 4 लाख कहाँ 11 लाख, और 11 लाख के लिए गाइस इतना सारा खर्चा करना पड़ेगा, इसके बाद भी 28,000 आय कैसे प्राप्त हो जाती है। तो गाइस देखिए इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि इस क्षेत्र में संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र की तुलना में गाइस कम श्रमिक लगे हैं, किंतु इनकी आय असंगठित क्षेत्र से ज़्यादा मिल रही है। इसका अर्थ है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक बहुत कम वेतन मिलता है इनको, इसीलिए इनको इतनी ज़्यादा आय प्राप्त हो गई। नगर में गाइस रोजगार सृजन करने के निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं कि जिससे कि नगर में रोजगार उत्पन्न हो सके, लोगों को रोजगार मिले। तो इसके लिए गाइस शिक्षा का स्वरूप बदलना चाहिए हमें। शिक्षा गाइस व्यवसायिक होनी चाहिए, जो ताकि लोग खुद ही क्या कर सके, व्यवसाय करके अधिक से अधिक काम खुद ही उपज कर सकें। और गाइस देखिए और क्या कर सकते हैं, लोगों को सबसे स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहिए, स्वयं का रोजगार अब बनाना चाहिए। गाइस सरकार कहाँ तक देगी, है ना, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, वित्तीय सहायता भी देनी चाहिए, क्योंकि लोग तो कुशल हो रहे हैं गाइस, पढ़े लिखे हैं लेकिन घूम रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनके पास अब पैसा ही नहीं है। तो वित्तीय सहायता और तकनीकी देने चाहिए, तो इससे हम स्वरोजगार उत्पन्न कर। सो गाइस देखते हैं 24 वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद और जीडीपी में गाइस कितने जीडीपी दी हुई है, जिसमें कि करोड़ों में दिया हुआ है। अब ध्यान रखना, सकल घरेलू उत्पाद होता है एक वर्ष में देश में कुल उत्पादित वस्तु, ठीक है ना। तो एक वर्ष में कितनी, देखिए कौन का कितना रोल है हम ये देखते हैं। तीनों क्षेत्रों का हमें सकल घरेलू उत्पाद देखना है कि कौन क्षेत्र में गाइस कितना आय कर रहा है, ठीक है ना, कितना उत्पादन कर रहा है। तो देखिए 1950 की बात कर रहे हैं, 1950 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे गाइस कितने करोड़ जीडीपी प्राप्त हुई थी गाइस, प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से और तृतीय क्षेत्र से। तीनों क्षेत्रों की जीडीपी देखेंगे तो देखिए जो 1950 में जीडीपी जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी 80 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 80,000 करोड़ रुपए हुई थी। और यदि द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 19 करोड़ रुपए हुई थी। कितनी हुई थी गाइस, 19 करोड़ों की संख्या में, यहाँ पे हमने और बोला गाइस बनाए नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि करोड़ों में दिया गया है। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र से कितनी हुई, 19 करोड़, यहाँ से गाइस कितनी हुई, 80,000 करोड़ रुपए हुई। इससे गाइस 19,000 करोड़ रुपए हुई। इसके बाद तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 39,000 करोड़ रुपए की जीडीपी प्राप्त हुई। तो सबसे ज़्यादा जीडीपी की यदि बात करें तो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, प्राथमिक क्षेत्र से। दूसरे नंबर पे आता है 39 करोड़, तो दूसरे नंबर तृतीय क्षेत्र से प्राप्त हुई है। इसके बाद देखिए 2000 आया, तो देखिए 2000 में 314,000 करोड़ रुपए की जीडीपी प्राप्त हुई। तो देखिए अभी तो बढ़ोतरी हुई, 1950 में 80,000 करोड़ रुपए की जीडीपी प्राप्त हुई थी जो, तो अब वो बढ़कर के कितनी हो गई, 314,000 करोड़।
इसके बाद देखिए, जब प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त हुई है, इसके बाद द्वितीय क्षेत्रक की बात करें तो 280 करोड़। अभी देखिए यहाँ पे 280 करोड़ की जीडीपी प्राप्त हुई 2000 आते आते, और जो पहले 1950 में कितनी हुई थी, 19,000 करोड़ की। इसके बाद देखिए तृतीय क्षेत्रक में के रोल देखें तो 555,000 करोड़ की जीडीपी प्राप्त हुई है 2000 में और तृतीय क्षेत्र से। जबकि पहले की बात करें 1950 की बात करें तो 39,000 करोड़ रुपए की जीडीपी प्राप्त हुई थी। इसके बाद आगे देखते हैं 1950 में, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, वर्ष 1950 और 2000 के लिए गए जीडीपी में तीनों क्षेत्रों को की हिस्सेदारी बताना है हमको। तो इसका क्वेश्चन आंसर अपन करते हैं। तो देखिए जो जीडीपी 1950 और 2000 की हमें जीडीपी बताना है, तो प्राथमिक क्षेत्रक में आप देख सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में। तो प्राथमिक में कितनी प्राप्त हुई है गाइस, तो प्राथमिक में 58, प्राथमिक क्षेत्र से 58,000% की जीडीपी प्राप्त हुई थी 1950 में। लेकिन 2000 आते आते गई 27% की जीडीपी प्राप्त होने लगी। तो इसका मतलब पहले से प्राथमिक क्षेत्रक का रोल घटा है। द्वितीय क्षेत्रक का रोल देखें गए तो द्वितीय क्षेत्रक में जो 14% जीडीपी प्राप्त होती थी द्वितीय क्षेत्रक से, तो वो गई 25% प्राप्त हुई है। तो इसमें तो बढ़ा है, हम देख रहे हैं। इसके बाद देखिए तृतीय क्षेत्रक में जो 28% की जीडीपी प्राप्त हुई थी 1950 में, लेकिन 2000 आते आते इसका रोल हम क्या देख रहे हैं कि इसमें बढ़ गया है, ठीक है ना, 48 हो गई है। तो गाइस बढ़ा कौन है, तृतीय क्षेत्रक का रोल बढ़ा है। और गाइस घटा कौन है, यदि क्वेश्चन आ जाता है तो प्राथमिक क्षेत्रक का रोल घटा हुआ है। और गाइस इसमें बढ़ा किसका है, तो आप बढ़ा हुआ देख सकते हैं, तृतीय क्षेत्रक का बढ़ा है और गाइस द्वितीय क्षेत्रक का बढ़ा है। इसके बाद देखते हैं, इस तालिका के आधार पर गाइस हम दंड आरेख का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार का दंड आरेख बनाया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं तृतीय क्षेत्रक में गाइस की जीडीपी, देखिए 1950 की बात करते हैं। आगे किसकी बात कर रहे हैं अपन, 1950 की बात कर रहे हैं। तो देखिए 1950 में और 2000 की बात कर रहे हैं। तो 1950 की बात करें तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है और द्वितीय क्षेत्रक है गाइस, तो किससे कितनी जीडीपी प्राप्त हुई है, हमें ये देखना है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में 100, तृतीय क्षेत्रक में 100 से लेकर के गाइस 80 तक ये आरेख बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तृतीय क्षेत्रक से प्राप्त हुई है। द्वितीय क्षेत्रक से कितनी प्राप्त हुई है, तो देखिए ये अभी और बढ़ा है। इसके बाद जो प्राथमिक क्षेत्रक में हम देखते हैं तो उसमें गाइस घटा हुआ है, लेकिन अभी भी जीडीपी प्राप्त हो रही है। इस प्रकार का आरेख हम बना सकते हैं 2000 की आय के अनुसार, ठीक है ना। तो पहले हम देख रहे थे कि पहले की अपेक्षा अब तृतीय क्षेत्रक में भी बढ़ोतरी हुई है। अभी भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस दंड आरेख से सिद्ध होता है गाइस कि सकल घरेलू उत्पाद में जहां प्राथमिक क्षेत्र का योगदान गाइस 58% से 27% कम हो गया है पहले की अपेक्षा। यह गाइस द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में तो वृद्धि हुई है, लेकिन द्वितीयक और द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 14% से 27 हो गया है तथा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 28 से गाइस 48 हो गया है। तो सब बढ़ा किसका है, इसका तृतीय क्षेत्र का। आई होप गाइस आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा गाइस ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस दूसरों की मेहनत आप समझेंगे तो आपकी मेहनत भी कोई समझने वाला आपको मिलेगा। इसलिए गाइस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से हमने जो मेहनत की है, हमारा गाइस यही आपका पेमेंट कर सकते हैं हमको इसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम यही पेमेंट चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमने मेहनत की है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग छात्रों को गाइस लाभ हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी वीडियो देने की गाइस कोशिश करते हैं। तो थैंक यू।